ओके सर। ओके चलो, बिजनेस नॉलेज। तो सर आज के बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस कॉमर्स या नॉलेज के पिटारा में क्या है सर? आज लास्ट दिन जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात किए थे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सर आज का डिस्कशन रहेगा कि बिजनेस को जानने के लिए ना, जैसे बचपन से आप लोग एक चीज करते हो, कोई भी सब्जेक्ट को जानना है, मैंने कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानना है तो उसका डिक्शनरी पढ़ना पड़ता है ना, ताकि आपका वोकाबुलरी डेवलप हो। वोकाबुलरी एवरीथिंग है सर, जिससे आप एक्चुअली किसी लैंग्वेज में ग्रिप ला सकते हो। जैसे अगर किसी को इंग्लिश डेवलप करना है तो इंग्लिश का वोकाबुलरी डेवलप करना है, बंगाली डेवलप करना है, बंगाली का वोकाबुलरी डेवलप करना है। हाँ, अगर किस्मत से कोई लैंग्वेज आपका मदर टंग है तो आप उसका वोकाबुलरी डेवलप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना सर। अगर वो आपका मदर टंग हो जाए तो फिर क्या है ना, ऑटोमेटिकली आपका माँ का लैंग्वेज है तो आप घर पे वो बात करते करते बड़े हो जाते हो, तो इट्स वेरी इजी। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी भी कुछ इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है आज का डिस्कशन में, कि जहाँ पर एक्चुअली हम लोग बिजनेस रिलेटेड वोकाबुलरी डेवलप करना सीखेंगे। और ये एक्चुअली एक एक पर्टिकुलर टॉपिक ना, एक एक चैप्टर हो जाता है लाइफ में, लेकिन हम लोग इसको चैप्टर नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट इसको वर्ड्स की तरह देखेंगे और उसका मतलब को शॉर्ट में जानने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा सर, आप लोगों का बिजनेस रिलेटेड नॉलेज डेवलप होगा। मैंने एक्चुअली चार्टर्ड सिलेबस में एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी सिलेबस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स में भी आजकल इंक्लूड किया है। तो इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग बिजनेस के अलग अलग टर्म्स के साथ फ्रेंडली हो जाओ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को बिजनेस को ही हैंडल करना है ना। वेदर यू वांट टू जॉब, वेदर यू वांट टू बिजनेस, बट एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्मिनोलॉजी आप सबको मेंटेन करना पड़ेगा, मैंने आपको जानना है। और एक एक टर्म्स को जानोगे तो उसके पीछे का मतलब जानने का कोशिश करो। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आज एक टर्म्स मैंने, बिजनेस रिलेटेड नहीं है सर, एक नॉर्मल लाइफ रिलेटेड है, मैंने मैंने डे टू डे लाइफ रिलेटेड। तो मैंने कभी इसको उस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन आज अचानक से वो पर्टिकुलर टर्म्स मेरे दिमाग में आया। जैसे मैं पूछता हूँ आप लोगों को, बताना सर ना, फिर बिजनेस पे तो जाना ही है। ये जो हम लोग खाने में तड़का लगाना बोलते हैं सर, हम्म, तड़का लगाना समझते हो ना? तड़का लगाने को बंगाली में क्या बोलते हैं? भूमिशा बोलते हैं भी तड़का লাগানো के বাংলাতে কি বলে? স্যার আমি রান্নায় খুব খারাপ, এর দ্বারা এসব আমার হয় না। चलो सर, इसके लिए रान्ना जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस लैंग्वेज ही हम लोग सुनते हैं, तो मैं ही कितना बचपन से खाना पकाता था, आजकल करना पड़ता है, वो अलग बात है। हाँ, तड़का लगाना, जैसे जैसे हिंदी में बोलते हैं ना तड़का लगा देना, ठीक है, उसको बंगाली में क्या बोलते हैं? मानसी पता है आपको? मानसी तो बोलेगा सर हमको बंगाली कैसे पता लगेगा, हमको तड़का लगाना पता है। नहीं, उसको मानसी को पता होगा, बिहार में उसको बंगाली टर्म्स में बोला जाता है। हाँ वेरी गुड, छौंक लगाना, ठीक है। बांग्लाते बोले छूके देवा, थोड़ा फर्क है। बिहार में बोलते हैं छौंक लगाना, ध्यान से सुनना, बंगाली में बोलते हैं छूके देवा, ठीक है। তাই তো ঠিক বলছি তো শুভঙ্কর? শুনিস কি ডালটা ছুঁকে দিতে হবে, ফোড়ন দেওয়া বলে না? हाँ तो आप फोड़न देवा बोले, छुके देवा बोले, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली, अब इससे मेरे को क्या क्या चीज आज समझ में आया, मैं आपको वही चीज बताता हूँ। ये जो छौंक वर्ड है, ये जो हिंदी में या बिहार में बोलते हैं, बंगाली में भी सेम बोलते हैं छू, ठीक है, छूके देवा, डालटा छूके देता है वर्ड यूज करता है। मैं भी कहीं कहीं फोड़न बोलता है, जैसे कोलकाता में नॉर्मली फोड़न बोलता है, लेकिन इसको छौंकी बोलना चाहिए या छूके देवा ही बोलना ज्यादा मुझे बेहतर इसलिए लगता है, क्योंकि जब तुम गरम दाल के अंदर मानो एक घी लिया, उसमें मिर्चा दिया और जीरा का फोड़न दिया उसमें, फिर जब तुम उसमें दाल में उसको देते हो ना तो एक आवाज आता है छौ करके, कभी करके देखना, ठीक है, वो आवाज आएगा, साउंड आएगा, तो उसी साउंड से ऑटोमेटिकली वो छौंक, ठीक है, छौंक करके आवाज होता है या छौंक करके आवाज होता है, जैसे जो जो जिस तरह से लिया है। अच्छा, हिंदी में या उर्दू में इसको तड़का क्यों बोलता है? जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, इतना तड़क तड़क क्यों कर रहे हैं,
मैंने वो, जब तुम किसी गर्म तेल में किसी चीज को देते हो तो तड़कते ना, तड़कना मैंने उछलना, ठीक है। तो इन कुकिंग लैंग्वेज में वो जो उछलना को तड़कना बोलता है, तो तड़कना मैंने तड़का लगाना, तो तड़क से तड़का, इसलिए बोलते हैं तड़का लगाना, वो तड़कते हैं इसलिए। और इधर छोंक करके आवाज होता है बोल के छौंक लगाना। ये मैंने आज एनालिसिस किया, कभी इस तरह से सोचा नहीं था। एक्चुअली आज यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था मैम, तो मैम देखते रहते तो मेरे कान में आवाज आता है, तो उसमें वो जो लड़की का वीडियो है काफी वायरल होता है, तो उसमें बोल रहे कि जैसे ये तड़क जाए तो समझ लेना कि हो गया है, ऐसा बोला। तो मैं बोला अच्छा, तड़क, तड़क से तड़का, फिर छौंक, छौंक करके आवाज होता है इसलिए छौंक। तो मेरे दिमाग में ना क्लियर हो गया, अच्छा इसलिए बोलते हैं। लैंग्वेज का किसी भी डिक्शनरी का इसी तरह से डिस्कवर होता है, लोग इसी तरह से नामकरण करते हैं। जो भी हो, हम लोग आज कुकिंग क्लास थोड़ी कर रहे हैं सर। सबको लगा कुकिंग क्लास चल रहा है, नहीं सर, ये बिजनेस क्लास है। हम लोग बिजनेस पे ही बात करेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक अलग स्टोरी थोड़ा सा सुना रहा था। देखो, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी अगर दिमाग में घुस गया ना, इतना समझ लो कि बिजनेस रिलेटेड मैटर में आपको बड़ा हेल्प होगा, ठीक है। तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट क्लास में होता है, डिफरेंट क्लास इन द सेंस, बिजनेस में ना 4-5 तरीका है टर्म को बताने का। जैसे एक होता है सर फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी। एक होता है सर मार्केटिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। एक होता है बैंकिंग, एक होता है अदर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, सबको मिला के हो जाता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली एक बिजनेस को डेवलप करना है ना, तो उसमें 4-5 स्टेप्स है, ठीक है। जैसे मानो एक सिंपल, क्यों ये टर्मिनोलॉजी या टर्म्स, ये बोलने का पीछे का कारण क्या है, ठीक है। पहले तो ये जानना चाहिए ना, तब ना पता लगेगा कि हमको इसको पढ़ के क्या होगा। सिंपल बात है सर, एक बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली पहले उसको एक दुकान खोलना है या एक फैक्ट्री लगाना है, ठीक है। जैसे वो अपना दुकान या फैक्ट्री लगा देता है, उसके बाद उसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो आता है वो होता है सर, जैसे जुगाड़, पैसा का जुगाड़ करना, फाइनेंसिंग। फाइनेंस माने पैसा का जुगाड़। फाइनेंस वर्ड का मतलब ही है जुगाड़। हम लोग इसको कितना भी स्टाइल में बोले, काफी लोग बोलते हैं अब क्या स्टडी कर रहे हो ना, मैं फाइनेंस पर्सन। तुम ये बोलो ना मैं जुगाड़ू पर्सन, कोई गलत नहीं होगा अगर आप बोलते हो कि मैं जुगाड़ू पर्सन हूँ, एकदम गलत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब ही होता है जुगाड़ लगाना। लेकिन इसमें क्या जुगाड़ करते हैं सर, कैपिटल जुगाड़ करते हैं, ठीक है। या तो लोन का पैसा या तो शेयर का पैसा। किसी को बोलते हैं लोन दे दो, किसी को बोलते हैं शेयर के बदले पैसा दे दो। जैसे बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, शेयर मार्केट में आते हैं, उसमें भी पैसा ही है, वो भी कैपिटल है, शेयर कैपिटल या फिर लोन कैपिटल। इसलिए अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, लोन प्लस ओन, तब जाके बनता है तुम्हारा नेट वर्थ, ठीक है। दोनों मिला के लोन कैपिटल प्लस ओन कैपिटल दोनों मिलकर बनता है तुम्हारा ओवरऑल बिजनेस का कैपिटल, और अल्टीमेटली वो तुम्हारा फाइनेंस हो जाता है। अब चलो फाइनेंस के बारे में तो जानेंगे, फिर स्टॉक मार्केट तो है ही आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक, है ना, जिसके बिना आजकल बच्चे लोगों का भी नींद नहीं आता है। सुबह उठता है तो पहले मार्केट देखता है, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग के टाइम पे इतना कॉन्सेंसस नहीं था। लेकिन मैं जब से एटलीस्ट स्टॉक मार्केट पढ़ाना चालू किया, तब लोगों को मैं बोलता था ना, तो गार्जियन को बोलता था सर आप बच्चे लोगों को नष्ट करने का बात कर रहे हो स्टॉक मार्केट। मेरे को एक गार्जियन आके इतना ज्ञान देके गया ना, क्या बताओ। मेरे को बोलता है सर आपने हर्षद मेहता नहीं देखा, हाँ सर आपने एक LIC का एक बड़ा स्कैंडल हुआ था, कोलकाता बेस्ड एक नाम है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मैंने जो जो नेगेटिव चीजें हुआ है ना, मेरे को बस वो सब याद दिला के मेरे को चला गया और बोला मेरे बच्चे को तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में मत बोलना। मैं बोली आप मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में बोलने से नहीं रोक सकते, वो तो मैं मरते दम तक बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट का पार्ट है। हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा आपका बच्चा लगाएगा नहीं लगाएगा वो आप डिसाइड करिए। लेकिन क्योंकि आप लोग जिस तरह से मार्केट को जानते हो समझते हो ना, वो एक ग्रीड है, आप उस पर ग्रीड किए हो। आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मधुमक्खी, जैसे किसी भी चीज में, जैसे वो मरने के लिए जैसे बोलते हैं ना पिपीली काट दाना काजे बुरी बात करे, समझे हो सर।
नहीं समझे? देखो, मतलब पिपली का माने पिपड़ा, ठीक है। चीटी, चीटी, चीटी का कभी कभी पंखा आ जाता है। तो जब भी देखो, जैसे बारिश के बाद नॉर्मल ऐसे देखने को मिलता है, बहुत दिन बारिश नहीं हुआ, बारिश हो गया, फिर देखना जो चीटी है, मैंने पिपली का माने पिपड़ा, उसका दाना आ जाएगा, पंख आ जाएगा, और वो मरने के लिए है, वो मरेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये कुछ लोग ना मार्केट को ऐसे ही सोचते हैं, इधर आऊंगा, रातों रात लाखपति करोड़पति बन जाऊंगा और मैं ऐश करूंगा। वही लोग मरता है, और वही लोग मार्केट को बदनाम करके खुद बदनाम होके चला जाता है, और फिर दुनिया को चेतावनी देता है, इसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात करो। अरे भाई, तुम्हारा गलत एक्सपीरियंस दुनिया के ऊपर क्यों सौंपते हो? तुमको ज्ञान नहीं है, तुम कभी ज्ञान लेने का कोशिश नहीं किया, जबरदस्ती। और यही लोग पूरा मार्केट के बारे में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखा है। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द गार्डन, मैं गार्डन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जो भी हो। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट माने जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, माने बेसिकली इन सिंपल अगर कहा जाए, मेटल एज वेल एज मसाला, मेटल्स में, मसाला में ट्रेड होता है। क्या इसके लिए आपको फिजिकली करना है क्या? माने सोना खरीदना बेचना फिजिकली करोगे? फिजिकल सोना खरीदना है, सोना बेचना है? नहीं, डिजिटली होगा, नो फिजिकल। आपके पास गोल्ड, आप गोल्ड का मालिक बनोगे, लेकिन गोल्ड आपके पास नहीं होगा, गोल्ड का पेपर होगा आपके पास। आप मसाला का मालिक बनोगे, मसाला माने कोई भी मसाला हो सकता है, लाइक ब्लैक पेपर, है ना? ब्लैक पेपर माने काला मिर्च, ठीक है, गोल मरीच या कालो मिर्च, मोरिच बोले, ठीक है। ब्लैक, क्या बोला मैंने? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, या फिर जैसे मानो कार्डामम, ठीक है, जो महंगा महंगा मसाला होता है ना, इसमें ट्रेड होता है। इसका मार्केट भाव के बारे में पता होना चाहिए, बारिश, एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो जाके आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। सर आलू में होता है? नहीं, आलू में नहीं होता है, ठीक है। वैल्यूएबल मसाला में होता है। आलू वगैरह तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसमें उतना नहीं होता। मैंने उसमें इस तरह का ट्रेडिंग नहीं होता। मैं दिखाता हूँ कहाँ होता है। करेंसी में ट्रेड होता है, बहुत फेमस करेंसी ट्रेड होता है। मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है सैटरडे को, करेंसी में। करेंसी में क्या होता है सर? जैसे मानो यूएस डॉलर है और इंडियन रुपीज है, या फिर मानो यूरो है, यूएस डॉलर है। इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर का जैसे मानो 83 रुपीज, 1 US डॉलर इक्वल्स टू 83.30, ऐसा कुछ दाम चल रहा है। तो $1 का भाव चेंज होता रहता है। तो डॉलर के बेसिस में रुपीज का चेंजेस, रुपीज के बेसिस में डॉलर का चेंजेस, यूरो के बेसिस में यूएस डॉलर का चेंजेस, यूएस डॉलर के बेसिस में यूरो का चेंजेस। ऐसे हर कंट्री का कुछ ना कुछ करेंसी है। तो ज्यादातर केस में वर्ल्ड का जो डेवलप कंट्री है, उसका जो करेंसी है, जैसे मानो यूएसडी, जैसे मानो स्विस फ्रैंको। स्विस फ्रैंको माने स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है, उसे स्विस फ्रैंको कहते हैं, ठीक है। डोंट वरी सर, डोंट टेक एक्स्ट्रा लोड। धीरे धीरे ना ये सब आदत हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग इस पर्टिकुलर सीएसईएम फील्ड में रहते जाओगे, स्टॉक मार्केट फील्ड में रहते जाओगे, ऑटोमेटिकली आप ना मास्टरी हासिल कर लोगे। लेकिन एक प्रोसेस है, रातों रात कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा समुंदर है सर। किसी भी फील्ड में लोग जाओ, मैंने लोग मेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उसका अलग जॉब क्राइटेरिया, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल मार्केट को जो ना जाना, उसको, उसका दिल ना, जैसे ऐसा है, दिल भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मतलब समझते हो कि आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के हो, आप मेडिकल का हो, आप आईटी सेक्टर का हो, पर वो उसके मन में ना गाना चलता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मैंने, वो वापस आएगा, वो मार्केट जाने का। आप लोग तो कॉमर्स के हो, एंजॉय करो सर। लेकिन आप लोगों का मुंह हमेशा जैसे बंगाली का 5 की तरह है कि हमको क्यों कॉमर्स दे दिया। माँ बाबा भी, सर बच्चे को ना साइंस नहीं मिला, 2 नंबर के लिए कम पड़ गया, इसलिए साइंस नहीं दे पड़ा। माँ बाबा का भी एकदम मन छोटा है। माँ बाबा को पता ही नहीं है कि दुनिया किससे चलता है, या तो पता है या तो पता नहीं करना चाहता। क्योंकि अगल बगल के शर्मा जी का बेटा को देखा, ठीक है, बैनर्जी अंकल का बेटा को देखा, साइंस पढ़ के लाखों का नौकरी मिल गया है, तो मेरा बच्चा को भी वैसा ही पढ़ना चाहिए था। अरे भाई, आपका बच्चा दूसरा चीज में आएगा, और जिस चीज में आएगा उस चीज में दुनिया आना चाहता है। पर आप उस चीज में, और आप अपने बच्चे को वॉरेन बफेट बनाने का क्यों नहीं सोचते? जूनियर वाला बनाने का क्यों नहीं सोचते? नहीं सोचेगा। फिर भी आजकल समय थोड़ा बदला है, काफी बदल रहा है, लेकिन फिर भी वो दिन नहीं आया
कि माँ बाप बोले नहीं मेरा बच्चा को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, सीए में बनाऊंगा, बहुत कम है परसेंटेज में, बहुत कम है। वो आशा करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन हो जाए ऐसा, इसी जनरेशन में आ जाना चाहिए सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कौन सा चीज यूज होता है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या यूज होता है, कमोडिटी मार्केट में क्या यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा जाने, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा। ज्यादा जानना है उसका जगह है आगे आगे, अलग से कोर्स भी होता है, और आप लोगों के जैसे इंटर फाइनल पढ़ोगे उसमें भी सब कुछ आएगा। हाँ उसमें थोड़ा अलग लेवल में है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ स्टॉक मार्केट, सिर्फ कमोडिटी मार्केट, सिर्फ करेंसी मार्केट के ऊपर स्पेशलाइज नॉलेज लेके बाकायदा 50,000 1 लाख का जॉब तक मिल जाता है, इतना दम है इस पे। अच्छा, एक चीजों के बारे में बताना चाहिए, मार्केटिंग, इसके बिना क्या जीना यार, बिना मार्केटिंग का तो कुछ नहीं चलता दुनिया में। मार्केटिंग करना है, चाहे पुराने जमाने का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, चाहे न्यू जमाने का मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत चेंज हो गया है आजकल, मार्केटिंग का अलग ही लेवल हो गया है। मैं आपको दिखाऊं मार्केटिंग के बारे में, कुछ बड़ा बड़ा कंपनी बन गया है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फिर भी लोगों को आइडिया है आजकल। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है सेल्स फोर्स, नाम सुने हो? कोई बात नहीं, ये देखो, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मैं इसलिए नाम नहीं उठाया। नहीं जो कंपनी है ना वर्ल्ड कंपनी जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज को वो होता है। हाँ सर, वही तो। देखो सेल्स फोर्स क्या है, Salesforce is an American cloud-based software company headquartered in Francisco, California. It provides customer relationship management software and application focused on sales, customer service, marketing automation, e-commerce analytics, and application development. And इनके पास सॉफ्टवेयर भी है, इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस का सेल को बूस्ट करेगा, मार्केटिंग को ऑटोमेट करेगा, एंड कस्टमर सर्विस को डेवलप करेगा। ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये करेंटली वर्ल्ड का 136 द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक है। इवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर भी इसका इंडेक्स तक भी है, मतलब इसका स्टॉक मार्केट लिस्टेशन भी है। इसका वैल्यूएशन अप्रोक्स 27 बिलियन है, 27 बिलियन 2022। मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, बेसिकली इसका मेन काम है कंपनी का मार्केटिंग करना, ये इसका ऑफिस है। ये देखो क्या काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, ठीक है, और मेन पर्पस है मार्केटिंग, ठीक है। रेवेन्यू देख सकते हैं आप, ये रेवेन्यू जनरेट किया है। इवन इसका इंडिया वाला जो पार्ट है ना, उसका हेड बना है रिसेंटली अपना अरुंधति भट्टाचार्य, जो एसबीआई के चेयरमैन थे, ठीक है, रिसेंटली इंडिया सेल्स फोर्स इंडिया का चेयरमैन बना है। तो वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट में बना है। इंडिया में भी कुछ कंपनी है जो जबरदस्त काम कर रही है, तो इंटरनेशनली है। जैसे आपको एक नाम बताते हैं जोहो बोल के, मैं पहले भी शायद बोला, जोहो कॉर्पोरेशन, ये कंपनी भी काफी अच्छा काम कर रहा है। इसमें ना इसके पास अकाउंटिंग भी है। इसका सोल्यूशन देखो, ये देखो क्या क्या करता है, देखो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा है। फीचर सेल्स फोर्स ऑटोमेशन देख रहे सर, लीड मैनेजमेंट, डील मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कैनवस डिजाइन स्टूडियो, मैंने पूरा मार्केटिंग के ऊपर फोकस है। मैंने अकाउंट में भी जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, लेकिन ये देखो सर मार्केटिंग ऑटोमेशन देख रहे हो, ठीक जैसे सेल्स फोर्स में आपने देखा कि इनके पास भी कस्टमर सेगमेंटेशन, लीड न्यूट्रिशनिंग, ये इंडिया का है। ये सबसे बड़ा मैंने प्राउड का बात क्या है कि इंडिया बेस्ड कंपनी। इसका जो ओनर है इनका नाम है श्रीधर भेम्बू, अराउंड 60 के आसपास इनका एज होगा। अभी भी सर एकदम साउथ इंडियन स्टाइल लुंगी पहन के कंपनी चलाते हैं। कोई मैंने इवन गांव में इसका मैंने विलेज में तमिलनाडु के सिटी में तो है ही, इसका मेन बिजनेस अमेरिका में है, मैंने इनका मेन कस्टमर अमेरिका में है। 80% बिजनेस अमेरिका में है, एट अप्रॉक्स 10 to 15% बिजनेस अफ्रीका में है, और हार्डली 5 से 7% अभी इंडिया में। इंडिया में अभी क्या ना, इंडिया का लोग समझता नहीं है, तो इतना सारा चीज ये चालू कर दिया है। और इंडिया मेनली इंडियन, सारा इनका सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडियन, इनका बिजनेस का माइंड इंडियन। सेल्स फोर्स तो अमेरिकन है, उस पर प्राउड क्या फील करे, चलो एक अच्छा नाम है, पता होना चाहिए, बट ये इंडिया का है। कितना लोगों को पता है? कोई न्यूज चैनल में नहीं बताता। बताना चाहिए लोगों को, बच्चे लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताते। सर आप न्यूज चैनल चलाओ, आप बताओगे, सर कोई नहीं सुनेगा, ये सब बात सुनने के लिए कोई नहीं है। अगर बोलना पड़ेगा ये बंदा बीजेपी छोड़ के तृणमूल में ज्वाइन कर दिया, ये न्यूज दिखाएंगे तो चैनल चलेगा।
मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी, तो मार्केटिंग करने के लिए ऐसे तो पुराना कुछ ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी है और साथ में आजकल न्यू टर्मिनोलॉजी भी आ गया है ऐसे। अच्छा, बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में तो क्या बताएं सर, आजकल बैंकिंग बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। आप लोग जैसे आप लोग जानते हो बहुत सारे चीज आप लोग जानते हो, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सब चीज आप लोग जानते हो। ठीक है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है बैंक चलना, ये सब सिस्टम पहले नहीं था, ये लास्ट 10-15 साल में जनरेट हुआ है और डे बाई डे डेवलप होते जा रहा है बैंकिंग सिस्टम। और जितना सिस्टम डेवलप होते जा रहा है उतना टर्मिनोलॉजी का भी यूज बढ़ते जा रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा फाइनेंशियल मैटर में बात करते हैं, फिर मार्केटिंग में बात करते हैं। बाकी बैंकिंग वगैरह थोड़ा आप लोग इजी भी है, थोड़ा सा देखोगे तो समझ जाओ। तो एक्चुअली क्या है ना सर, इसमें क्या बोलते थे, बिजनेस मेनी फैसेट्स ऑफ द सेम रियलिटी। बिजनेस का माने अलग अलग, बिजनेस अलग अलग एंगल से किया जाता है। एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे देखो, बिजनेस में भी स्टार्टेड फ्रॉम ए टेक्निकल, दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। यहाँ पर मेनली इंजीनियर्स काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैसे प्रोडक्शन बनेगा, मशीन कैसे चलेगा नहीं चलेगा। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कौन कौन है, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक में कौन है, फाइनेंशियल है, सोशल डिपार्टमेंट में एचआर है। एचआर का काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एचआर माने ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। कैसे चलेगा, जैसे जब एक कंपनी में आप जाओगे, आप कौन हो कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स। आपका पोजीशन अलग अलग हो सकता है, आप ओनर हो सकते हो, आप प्रोमोटर हो सकते हो, आप सीईओ हो सकते हो, सीएफओ हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हो। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन होगा कंपनी में, इसलिए हर कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। देख के लगेगा ये लोग कुछ नहीं करता, ये लोग बेस्ट, बट एक्चुअली ये लोग बेस्ट माइंड को एंड बेस्ट स्किल को सिलेक्ट करता है। इन सिंपल अगर कहा जाए, इनका काम क्या है, होम टू हायर एंड होम टू फायर। किसे हायर करेंगे और किसे फायर करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा बेस्ट स्किल चाहिए। एंड पॉलिटिकल मैटर भी होता है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, जो कंपनी के अंदर लॉ, जैसे आप लोग लॉ का पढ़ाई करते हो तो वो पॉलिटिकल पार्ट है। पॉलिटिक्स माने जो हम लोग देखते हैं वो नहीं, पॉलिटिक्स का जो एक आम छवि लोगों के अंदर है, जैसे बिहार का लोग एक अलग लेवल का पॉलिटिक्स देखता है, बंगाल का लोग अलग लेवल का पॉलिटिक्स देखता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का जो इमेज लोगों के यूथ के मन में बना हुआ है ना सर, उससे बाहर निकलो। पॉलिटिक्स का वो मतलब नहीं है जो हमें आपको दिखाया जाता है। ठीक है, जो टीवी वाला दिखाता है वो बदमाशी है और वो पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, वो तो गुंडा राज है। पॉलिटिक्स तो वो होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। तो पॉलिसी कैसे बनता है, लॉ से बनता है। इसीलिए देखो, ये लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। तो एक बिजनेस का अलग अलग फैसेट, फैसेट माने क्या बोलेंगे, फैसेट माने अलग अलग रूप। रूप समझते हो, जैसे देखो ना, नेचर दिया ना कभी, जैसे हमारे हमारे देश में जैसे कितना सीजन कितना है, 6 मेनली 6 है, मेनली 4 है ना, डिटेल्स में 6 है। ठीक है, 4 सीजन, समर विंटर, बारिश को क्या बोलते हैं, रेनी, मानसून। समर विंटर मानसून और स्प्रिंग। हाँ, धुल उड़ता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, 4 फैसेट्स ऑफ वेदर हो गया। तो ऐसे वेस्ट बंगाल में बोलते हैं 6 ऋतु है ना, 6 सीजन है उसमें, एक दो उसमें बीच में है एक आपका ऑटम, और क्या बोलते हैं उसको, শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। বসন্ত মানে তো স্প্রিং হয়ে গেল, হেমন্ত মানে অটাম। শরৎকে কি বলে, শরৎকে অটাম বলে, না না, স্প্রিং তো বসন্ত হয়ে যাচ্ছে। कुछ कुछ मिस हो रहा है इंग्लिश में। चलो बाद में आप लोग मुझे बता देना, छोड़ो सा। तो जो भी हो, ऐसे ही बिजनेस का अलग अलग रूप है, जिस रूप का रंग को समझना है। और उसके लिए देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप लोग देखो, जैसे आप लोग बेसिकली ये वाला डिपार्टमेंट के लिए पढ़ाई कर, ये फाइनेंशियल एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर सीएमए या फिर सीएस का जो पढ़ाई होता है, ये मेनली फाइनेंशियल पार्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, ये मार्केटिंग पार्ट नॉर्मली सीएस सीएमए स्पेशलाइज्ड नहीं होता है,
बट अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होता है ना, ये एक्चुअली एक इनबिल्ड स्किल्स भी होता है, ठीक है। बट हाँ, साथ में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज लेना पड़ता है, लाइक आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग ये सब आ गया है ना सर, गूगल एड्स, ठीक है। तो थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स जनरेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी स्पेशलाइज नॉलेज जैसे एमबीए मार्केटिंग लोग करते हैं, ठीक है, तो लोग लेते हैं। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि बिना मार्केटिंग का बिजनेस नहीं होता, इसका नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। Each of these perspective may be regarded as different windows of the same room. For a holistic awareness, holistic माने over complete, okay. For a complete awareness of business, we need to know about all the windows. आपको एक बिजनेस चलाने के लिए सारे के सारे विंडो समझना पड़ेगा। विंडो माने यहाँ पर बेसिकली अलग अलग खिड़की जो बिजनेस में हवा घुसाते हैं। ये बिजनेस में हवा ही है सर, कोई पैसा लाएगा तो कोई कस्टमर लाएगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स लाएगा तो कोई लीगली बिजनेस को कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो सर, इसीलिए इसको विंडो नाम दिया गया है। तो अगर आप बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो ईच एंड एवरी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहिए। जैसे एक बिजनेसमैन जो होते हैं, एक बिजनेसमैन बने जो मेहनत करके बिजनेस बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर। आपको पता है एक एंटरप्रेन्योर इन बाकी लोगों से क्यों अलग है? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सारे के सारे नॉलेज होते हैं, उसको टेक्निकल ज्ञान भी होता है, उसे मार्केटिंग का ज्ञान भी होता है, उसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज भी होते हैं, उसके अंदर एचआर का नॉलेज भी होता है, उसके अंदर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज भी होता है। तभी जाके एक एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। हाँ, किसी चीज में थोड़ा अच्छा होगा, किसी में बुरा होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर सारा गुण हो जाते हैं। वो गुण है, एडुकेशन और क्वालिफिकेशन नहीं है, वो उसका क्वालिटी है। आप सोचो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसको मार्केटिंग भी करना है, उसको पैसा का जुगाड़ भी करना है, हिसाब भी लगाना है, अकाउंट्स भी करना है, कैलकुलेशन भी करना है, कॉस्टिंग भी करना है, एचआर भी है वो। किसको बिजनेस में रखने से बिजनेस अच्छा चलेगा, किसको बिजनेस से भगाने से बिजनेस ठीक रहेगा, उससे ज्यादा कौन किसको पता। तो इनिशियल स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर इस चीज के बारे में ही बेसिकली सोचते हैं। एंड लीगल मैटर जो है उसमें कभी कभी थोड़ा एंटरप्रेन्योर कच्चा रह जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली लॉ का पार्ट थोड़ा सा वीक रहता है नॉर्मली एंटरप्रेन्योर का, बट कोई बात नहीं, उसके बारे में भी वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो अगर आप ये टर्मिनोलॉजी को सीख लेते हो ना सर, तो आपको काफी हेल्प होगा ये सारा मैटर को क्रैक करने। तो क्या क्या फैसेट हो गया सर? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, एचआर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो सर। बिजनेस में लैंग्वेज का एक थोड़ा सा सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी यूज होता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज इन द सेंस पैकेजिंग में यूज होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। जैसे देखो, जो कांच का चीज होता है आप देखना उसमें लिखा रहता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, ठीक है। देखो इसमें जैसे आज मेरे पास एक ऐसा कुछ आया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या। ये देखो सर, इसमें क्या लिखा है? लिखा है ना हैंडल विथ केयर, और क्या लिखा है? फ्रेजाइल लिखा हुआ है ना सर? देखो वही पहला वाला लाइन वही है, ये देखो। हाँ, ये देखो, ठीक है। आप लोग अब पता नहीं सर ऑनलाइन वाले को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो समझ में आ गया सर। तो ये फ्राजाइल एंड हैंडल विथ केयर का इमेज से पता लग जाएगा कि भाई इसमें कोई कांच का चीज होगा जो टूट सकता है। अच्छा, ये देखो दिस वे अप, देखना कि इस साइड में वो खुलेगा, या दिस साइड में अप अपस्टेयर्स है, समथिंग लाइक दैट। यूज नो हुक्स, जिसमें हुक नहीं लगा सकते। हुक माने फ्रीज करने तो बुक में लगा सकते हैं। हाँ इस टाइप का, माने उसमें आप हुक लगाओगे तो फट जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें हुक नहीं लगाना है। जैसे हुक नहीं लगाना है तो बहुत चीज, जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का काम है सर, फैमिली में, बड़ा बाजार में, तो कपड़ा का बोरा आता है, तो जो लेबर लोग काम करते हैं सर, उनके पास ना दो हुक रहता है, उनके हाथ में रहता है लोहा का हुक रहता है। वो क्या करता है, जो बोरा उठाता है ना, माने एक एक लेबर मानो दूसरे के कंधे पे चढ़ाएगा, कभी बड़ा बाजार जाके खड़ा होकर देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा काम मैनुअली होता है। दो लेबर रहता है, एक झुका जाता है। हाँ, एक झुकेगा और एक लेबर के पास में हुक रहेगा, वो दोनों मिला के वो 50 kg 100 kg का बस्ता को कंधे पे देगा, और वो बिना हुक का काम ही नहीं कर सकता। लेकिन सारे के सारे बस्ता में लिखा रहता है नो हुक्स। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मानो कपड़ा का बस्ता है, तो कपड़ा कम से कम ऐसा होगा कि हर बैग में 5-10 कपड़ा फट जाएगा उस हुक से, और फिर अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्टर के पॉकेट से जब पैसा जाता है, फिर वो आके लेबर को डांटता है
तुम लोगों को काम से निकाल देंगे, तुम लोग बात नहीं सुनते हो, तुम लोगों को इतना समझा जाता है, पॉकेट क्या तुम्हारा, ये गाली गलौज करता है। ये सब लाइन में कोई अच्छा लैंग्वेज में बात नहीं होता, गाली गलौज के बिना काम ही नहीं होता। मैंने क्या बताऊं आपको, मैं देखता हूँ फिर मैं जब मैं बच्चा था तब जाके देखता था छोटा बन, तो मैं बोलता था सब ठीक है, गाली गलौज क्यों कर रहे हो मैं सबको बोलता था। बोलता है कि अरे तू बच्चा है, तू जा यहाँ से, ऐसा करके मेरे को भगा देता था। बोले फिर मेरे को बोलता था इन लोगों को गाली गलौज से बोलने से ही समझ में आता है, अच्छा बात में समझ में नहीं आता। तो नो हुक्स, इससे समझ में आना जाना चाहिए कि ये क्या है। अच्छा देखो कि जिसमें सन का ऐसा एक इमेज रहेगा, और ऐसे मैंने प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, ठीक है। डू नॉट स्टेक माने ये एक के ऊपर दूसरा लगाओ मत, डू नॉट स्टेक माने एक वस्तु के ऊपर एक प्रोडक्ट को दूसरा नहीं लगाना चाहिए। टीवी के ऊपर भी ले सकते हैं। हाँ इस तरह का। वेरी गुड। हेवी, डू नॉट लिफ्ट, भारी है, उठाने का कोशिश भी ना करो, आप ही टूट जाओगे। अच्छा स्टेक में लिमिटेशन है कि इसके ऊपर दो ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो इस तरह का इमेज रहेगा। ये सब ना सिंबल है। छाता का इमेज देने से समझ जाना कि ड्राई रखना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये स्लिंग HCRC, ठीक है, कुछ ऐसे बांधा रहेगा, ऐसा कुछ, आई डोंट नो मुझे एग्जैक्टली क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा डू नॉट रोल, लिमिटेशन वेट, ये सब इमेज है। ये देखो ये टेम्परेचर लिमिटेशंस, क्लैंप हियर, यहाँ पर क्लैंप करो, नो हैंड ट्रक्स, ठीक है। डेंजर, ये डेंजर बहुत जगह में दिखता है सर। हाईली फ्लेमेबल, फेडिशन रिस्क, इमेज देख के कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इमेज देख के बताना कि ये किस चीज का साइन है, इसलिए ये जानना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको डायरेक्टली इमेज दे देगा और उसको देख के आपको बताना कि ये कौन सा इमेज है, ठीक है। जैसे डेंजर का मतलब क्या है, मतलब डेंजर का साइन दे देगा, आपको बताना डेंजर है। हाईली फ्लेमेबल माने जो जलनशील वस्तु होता है ना, जैसे देखना ये ज्यादातर केस में तुमको पेट्रोलियम गाड़ी में लिखा रहेगा, हाईली फ्लेमेबल। फेडिएशन रिस्क माने फेड हो सकता है, ऐसा कुछ बात है। या स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, पैकेजिंग में यूज होता है। अच्छा साथ में और एक बात, ये तो लोगों को आजकल पता ही है, फिर भी यहाँ पर दिया है तो मैं बोल देता हूँ, वेज नॉन वेज, ठीक है। इसको लेके इंडिया में बड़ा मस्ती है सर, हमारे देश में ये चीज ज्यादा चलता है, वेज नॉन वेज, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सबसे ज्यादा वेजिटेरियन फूड कंज्यूम होता है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सबसे ज्यादा वेज लोग रहते हैं, माने जो प्योरली वेजिटेरियन है वो इंडिया में ही है। लेकिन सिर्फ इंडिया में नॉनवेज भी है, ठीक है, और इसी को लेकर लोचा है। लोगों का भी गजब है, बिरयानी खाने का मन है, बिरयानी बिरयानी में भी वेज चाहिए। अब दुकानदार से गलती हो जाता है, वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी। अब मानो जो वेज बिरयानी खाने का ऑर्डर, जैसे मैं भेज हूँ, ठीक है, मानो मैं बिरयानी खाने का मेरे को मस्ती चढ़ा, तो मैं वेज बिरयानी ऑर्डर किया, तो फिर दुकानदार मेरे को भेज की जगह अंडा चिकन देके मेरे को भेज दिया, बस मैं तो गया काम से। मैं तो फिर भी एडजस्ट कर लूंगा, मेरे फैमिली में बाकी लोगों का हालत खराब होगा, सोचो वेज लोगों का घर में क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया में ये बड़ा ही चिंताजनक बात है सर, कुछ लोग तो कोर्ट केस तक कर देता है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड के अब दूसरे कंट्रीज में इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में या अमेरिकन नेशंस में, बिकॉज वो लोग तो कुछ भी खा लेता है सर, कुछ भी खा लेता है, डजेंट मैटर। तुम घास फूस दे दो या किसी का हाड़ दे दो, वो सब चिवा लेगा। खाली मिक्सर में क्लीन करा जाता है। चुप रह तू। ऐसा ठीक है, तो ये हमारे देश में यूज होता है, ये रेड, ये नॉर्मली थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है ना, रेड रेड। हाँ वेज ग्रीन होता है, ठीक है, और नॉन वेज ये रेड होता है। यहाँ पर उल्टा लिखा है, ओ अच्छा सॉरी सॉरी, वेज होगा तो ग्रीन होगा, सॉरी। हाँ और ये नॉन वेज होगा तो रेड होगा। अच्छा देखना बहुत प्रोडक्ट के पीछे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है इस तरह का, आप लोगों की किताब के पीछे होगा, देखिए बुक्स के पीछे होगा। नहीं क्यूआर नहीं है, किताब के पीछे देखो मिलेगा, बुक्स के पीछे बारकोड टाइप का, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये एक टाइप ऑफ बारकोड है, ये इज अ टाइप ऑफ बारकोड, सिंबॉलिकली दैट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड फॉर ट्रैकिंग ट्रेड आइटम्स। माने ये बेसिकली इसको इस पर्टिकुलर कोड में ट्रैक करने से या स्कैन करने से पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है। बेसिकली इसमें 12 न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, 12। इवन ये यूनिवर्सली पता चलेगा कि इसके बुक्स हैं
ये कौन सी चीज है, इसीलिए इसको यूपीसी या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन सेंस का चीज है, जनरल नॉलेज भी है ये। एंड ये जो बार हम लोग जिसको क्यूआर कोड बोलते हैं, उसका पूरा नाम है सर क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये जैसे आप लोग, ये तो इसके बारे में और मैं क्या बताऊं, दिस इज कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन नॉलेज है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बिजनेस में ही यूज होता है, तो प्लीज पता कर लो। अच्छा, अब आ जाते हैं रियल फील्ड में। जैसे आपको मैं पहले ही बोला था कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा फाइनेंस मार्केटिंग इसके बारे में नॉलेज लेंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में तक ABCD करके दिया है, अब सारा पॉइंट बताना बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है, बट फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट उठाता हूँ पहले थोड़ा सा। जैसे एजेंट, एजेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको पता है एजेंट कौन होते हैं। जैसे कंसाइनर कंसाइन में एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंसी बिजनेस में एजेंट का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे स्टॉक मार्केट में एजेंट का कॉन्सेप्ट कौन करते हैं, ब्रोकरेज का, है ना, बेसिकली मिडिल मैन। जैसे स्टॉक मार्केट का अगर मैं बात करूं, वहां पर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आपको अगर शेयर मार्केट में जाना है तो आप डायरेक्टली BSE या NSE के ऑफिस में नहीं जा सकते। आपको किसी शेयर खरीदना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू से जाना पड़ेगा। आप कौन, आप मानो ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो। तो इन्वेस्टर या ट्रेडर अगर मार्केट से शेयर खरीदना चाहता है, जो कंपनी का शेयर BSE में, कंपनी मानो टाटा, बिरला, जो भी कंपनी है, सब अपना शेयर को BSE में या फिर NSE में लिस्ट करके रखा है। तो आप ना तो टाटा बिरला में जा सकते हो शेयर खरीदने के लिए, वो लोग आपको कुछ नहीं करेगा। आप BSE NSE में भी नहीं जा पाओगे। आपको जाना है तो ब्रोकर के थ्रू से जाना है। जैसे कुछ नाम आप लोग भी जानते हो, जैसे कि आप स्टॉक्स, टीवी में ऐड भी देता है, जीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, हाँ 5 पैसा, ICICI डायरेक्ट, ठीक है 5 पैसा, बहुत नाम है, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे। तो ये ब्रोकर होता है। ब्रोकर माने बेसिकली एजेंट है। ठीक है, तो ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इन बाइंग और परचेसिंग ऑफ शेयर्स। At no point of time in the entire transaction, the agent will own the shares. At no point of time in the entire transaction, the agent will own the shares. वो शेयर को ओन नहीं करता है सर, वो आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करके सिर्फ कमीशन लेता है। मैंने ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा डीमैट अकाउंट से, लोगों को डर लगता है। शेयर मार्केट के बारे में अभी भी लोगों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, अपना फंड रखते हो, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। लोगों को लगता है कि वो पैसा ब्रोकिंग फर्म ले लेगा। मानो कि आप 50,000 लेके स्टॉक मार्केट में आते हो, लोगों को लगता है कि 50,000 ब्रोकिंग फर्म ले लेगा तुमसे स्टॉक मार्केट में आने के लिए। नहीं, ये ब्रोकिंग फर्म का पैसा नहीं है, ये आपका ही पैसा है। लोगों को ऐसा लगता है, सबको लगता है। मानो कि एक्चुअली क्या है ना, ब्रोकिंग फर्म से कोई ना कोई एजेंट आके ना आपको बोलता है कि अकाउंट खोलो, फिर आपको बोलते हैं कि सर 50,000 एटलीस्ट एक्टिव करने के लिए चाहिए। ऐसे जेन्युइनली स्पीकिंग एक्टिव करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनका टारगेट होता है। जो लोग ब्रोकिंग फर्म में काम करता है तो वो कम से कम 5,000 भी बोलता है कि सर मिनिमम 5,000। देखो सर, एक इन्वेस्टमेंट फील्ड में कम से कम 5,000 तो देना ही पड़ता, नहीं तो क्या दिखेगा। लेकिन 5,000 में क्या होता है, वो बोलेगा कम से कम 50,000 डालो सर। ठीक है, 50,000 ये जब भी बोलेगा ना 50,000 डालो, अब ज्यादातर लोग 50,000 ले लेगा मेरा शेयर मार्केट के आने के लिए, बहुत पैसा लगता है। और कुछ लोगों को ना ऐसे ठगता भी है, गलत तरीके से लोगों को ठगा जाता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। इसीलिए जानकार बनो, सतर्क बनो, मार्केट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, तो ये पैसा ब्रोकिंग का नहीं है, ये आपका ही पैसा है, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में विराजमान रहेगा। आप अपने मर्जी से ये पैसा पैसा से टाटा का शेयर खरीद लो, रिलायंस का शेयर खरीद लो, जितना आता है सर। जैसे रिलायंस का शेयर 2,000 करके अगर दाम है, खरीद लो, जितना आपके अकाउंट में है। टाटा का शेयर जितना आता है खरीद लो, सिंपल बात है। लेकिन ये अच्छा, तो फिर ब्रोकिंग फर्म को क्या मिलेगा, आप जितने बार बाई सेल करोगे बदले में उसको ब्रोकरेज मिलेगा। किसी कोई बोलता है मैं 20 टका लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 25 टका लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 15 टका लेता हूँ, कोई बोलता है मैं 10 टका लेता हूँ। बाई में भी सेल में भी, बाई में भी सेल में भी। तो वो बेसिकली ये जो हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके बेसिस में वो कमाता है, लेकिन हमारे पैसा उसका नहीं है। लोग माने मूर्ख बनने का यही तो चिंता होता है सर, है ना। मूर्खता बहुत खतरनाक चीज होता है। बिना जाने एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है माइंड पे
लेकिन बहुत खतरनाक चीज है। तो ये शेयर मार्केट में एजेंट का काम हो गया। एमोटाइज सर, ये एमोटाइज एक्चुअली अकाउंटिंग टर्म है। इसके बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि जैसे मानो डिप्रिसिएशन होता है ना, ये डिप्रिसिएशन का ही एक सिमिलर काइंड ऑफ टर्म है। डिप्रिसिएशन नॉर्मली टैंजिबल एसेट का होता है, एमोटाइजेशन नॉर्मली इंटैंजिबल का होता है। जैसे मानो आपके पास कोई पर्टिकुलर एसेट्स हैं जो इंटैंजिबल्स है, लाइक पेटेंट है किसी पर्टिकुलर चीज बनाने का, कॉपीराइट है कोई सिनेमा बनाने का, कोई स्टोरी किताब है, तो उसका वैल्यू अगर दिन दिन गिरता है तो उसे एमोटाइजेशन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, amortize to change a regular portion of an expenditure over a fixed period of time. For example, if something cost 1 lakh and is to be amortized over 10 years, the financial report will show expense 10 intangible assets such as patent, trademark are amortized into profit and loss account. मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास मानो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसा कंपनी जैसे मानो जिसका एक टाइम पे बहुत अच्छा गुडविल था, अभी उतना नहीं है। जैसे मैंने नाम रखा है नोकिया का, या फिर मैं यहाँ पर और एक नाम रख सकता हूँ, जैसे टैक्सी है ना हिंदुस्तान मोटर का। एक जमाने में जैसे HMT घड़ी कंपनी था ना सर, HMT बोल के कंपनी था, घड़ी बनाता था, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टाइम्स ऐसा कुछ नाम था, अभी उतना नाम नहीं है। एक जमाने में लोग HMT करके पागल हो जाता था। हिंद मोटो टैक्सी बनाता है, एम्बेसडर। नोकिया, नोकिया का आप लोग ही खुद बता दोगे, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। नोकिया ये कंपनी का जो लोगो है, इसका लोगो आज से 15 साल पहले, इसका लोगो आज से 15 इयर्स बैक, जस्ट इमेजिन करो क्या वैल्यू होगा। मैंने नोकिया का बैनर लगाने के लिए हर दुकानदार पागल हो जाता था कि हमारे दुकान में लगाओ, कब लगेगा। जैसे आजकल साउमी टाउमी का लगा रहता है ना सर, हाँ, उस जमाने में नोकिया का इतना वैल्यूएशन था कि हम लोग ना, आप लोगों को पता नहीं होगा उतना, क्योंकि ऑन दैट टाइम हम लोग स्कूल, हाँ, तो तुम लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम लोग हर जगह में नोकिया केयर ढूंढते थे, क्योंकि सबके पास नोकिया फोन था, और उस टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम होता था केयर में जाना पड़ता था। नोकिया केयर, नोकिया केयर हर जगह में। जैसे मेरा होम टाउन खड़गपुर है, तो हम लोग ढूंढते थे। खड़गपुर वाले बोलते थे यहाँ पर नहीं है, मिर्जापुर टाउन पे जाना पड़ेगा। फिर मिर्जापुर में अगर काम नहीं होता तो बोलते थे कोलकाता जाना पड़ेगा। और उन दिनों कोलकाता आना इतना रेगुलर नहीं था, कभी कोई जाएगा तो उसके साथ आना पड़ेगा, इस तरह से। तो हर जगह में नोकिया केयर, नोकिया केयर। और उसके बहुत सुंदर से एक ये था, मैंने एक स्लोगन भी था, मैं भूल गया, कुछ एक स्लोगन था। तो इन द सेंस की देखो, लेकिन आज हम फील ही नहीं कर सकते नोकिया केयर या नोकिया का ये। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ट्रेडमार्क का वैल्यू ही नहीं है अभी। ऑन दैट टाइम शायद नोकिया का एक केयर का जो जो लोग नोकिया केयर का सर्विस सेंटर बनाना चाहता था, उनको एटलीस्ट 10 लाख या 20 लाख जमा करके फिर नोकिया केयर का सर्विस सेंटर मिलता था। आई डोंट थिंक कि आज के डेट में कोई 10 लाख 20 लाख देके नोकिया का सर्विस सेंटर ओपन करने के बारे में इतना ही कोई सोचेगा। तो क्यों नहीं देगा? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि नोकिया का फोन इतना बिकता नहीं है, तो नोकिया केयर बना के मेरा कुछ फायदा ज्यादा होगा नहीं, तो वैल्यूएशन कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जब चीजों का वैल्यूएशन कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील तो नहीं हुआ, अभी भी बिकता है इसका चीज, ठीक है। इतना भी मार्केट खराब नहीं हुआ है, चलता है, अभी भी चलता है। मार्केट खराब हुआ है लेकिन फोन तो अभी भी बिक रहा है ना। तो लेकिन एक जमाना था जब 20 लाख का फ्रेंचाइज था, अब शायद 5 लाख का फ्रेंचाइज है या 2 लाख का फ्रेंचाइज है। तो ये जो 20 लाख का चीज 5 लाख में आ गया, तो बीच का 15 लाख क्या चला गया? ये अमोर्टाइज हो गया। लेकिन ये तो कोई फिक्स एसेट नहीं था ना, मैंने लाइक कोई लैंड बिल्डिंग तो नहीं था ना, है ना, या फिर कोई मशीनरी तो नहीं था ना। मशीनरी का फिर भी समझ में आता है कि जब मैं खरीदता हूँ तब मशीन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, यूज करते करते मशीन का वैल्यू खराब होता है। लेकिन गुडविल, पेटेंट, इस तरह का चीज का क्या वैल्यूएशन करेंगे? उसका भी वैल्यूएशन होता है। तो उसका वैल्यूएशन गिरने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये जो लोग ऑनलाइन में हो, समझ में आया सर? तनु, मानसी, भूमिशा, बोलो सर। क्रेश, हाँ यस सर। ये सर, थैंक यू सर। अच्छा, एन्युटी ड्यू सर, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल टर्म है। इसके बारे में बस आपको इतना बोल सकता हूँ कि ये आप लोग इतना जानो
कि हम लोग ना अपना पैसा जमा करते हैं बैंक वगैरह में, ठीक है, बैंक में रख सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में रख सकते हैं, पेंशन फंड में रख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा चीज आजकल तो इतना हो गया SIP, म्यूचुअल फंड में, ठीक है। ये सारा खेल एक्चुअली एक तरह का एन्युइटी है। अच्छा, नॉर्मल एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू में क्या फर्क होता है? एन्युइटी ड्यू हुज पेमेंट्स ऑकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। माने क्या होता है, जैसे SIP, मानो आप एक मंथली SIP करते हो म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये मंथली SIP, जैसे मानो आपने जो SIP किया वो मंथली 1000 रुपीज का है, ठीक है, तो ये मंथली 1000 रुपीज क्या मंथ के एंड पे देते हो कि मंथ के बिगिनिंग पे देते हो? अगर बिगिनिंग में देते हो तो वो एन्युइटी ड्यू है, और अगर वो एंड पे देते हो तो वो नॉर्मल एन्युइटी है। अच्छा, एन्युइटी का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स, माने हर साल एन्युइटी दो तरह का हो सकता है। एक, आप पैसा जमा करे जा रहे हो जैसे हजार हजार करके जमा करे जा रहे हो, फिर फंड बढ़ेगा तो ग्रो मिलेगा, माने पैसा आएगा। या फिर आप बैंक में FD किए हो, FD नहीं बोलेंगे, RD। FD में तो एक साथ लमसम देना पड़ता है। RD रिकरिंग डिपॉजिट, जानते हो, हर महीना 1000 करके या 1500 करके 2000 करके RD अकाउंट होता है। देखना किसी ना किसी के घर पे जरूर होगा, RD का खाता होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, बैंक में भी होता है। आपको माँ बाबा क्या बोलेगा, जा तो पापा RD का पैसा जमा कर गया। या फिर कभी कभी पोस्ट ऑफ LIC में RD एजेंट होता है, वो हर महीना आ जाएगा आपके घर में, दीजिए RD का पैसा दीजिए, ठीक है। तो माँ क्या बोलेगा तुमको, और तुमको एक साइन करेगा, फिर एक पर्चा देगा, फिर तुम उसको रख लो। तो RD या इस तरह का जो भी चीजें हैं, ये सब एन्युइटी ड्यूज कॉन्सेप्ट में सकता है। और इसी तरह से पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस तरह से बना हुआ है सर। एन्युइटी हुज पेमेंट ऑकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, उसे एन्युइटी ड्यू कहते हैं। इसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन आप लोग जरूर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे किए होंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो लोग कर चुके हो फाउंडेशन लेवल में, एज वेल एज जो लोग इंटरमीडिएट पढ़ते हैं वहां पर भी मैं कराता हूँ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक। तो कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा इसे, कैलकुलेशन है इसका, प्योर कैलकुलेशन से। अच्छा, एन्युइटी, एन्युइटी मैंने एक ही अमाउंट जमा करो या फिर अमाउंट जमा करते करते बाद में जाके उठाओ, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद। इसलिए बोला देखो, ये सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड, उसे कहते हैं एन्युइटी, ठीक है। अच्छा, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का उल्टा है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड है ना सर, उसका ऑपोजिट है एप्रिसिएशन, ऑपोजिट है ना सर। डेप्रिसिएशन में चीजों का वैल्यू घटता है, एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए लैंड ले लो सर, आज अगर आप जमीन खरीदे रखते हो, गांव में भी जाके जंगल में जाके जमीन खरीद के रखो, फिर भी उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, गोल्ड, गोल्ड का भी वैल्यू बढ़ता है इन जनरल, नो डाउट सर, गोल्ड का, लैंड का, सिल्वर का। हाँ, पीतल का, हाँ बोल सकते, ठीक है, छोड़ो, मिनिमम वैल्यू है। स्पेशली लैंड गोल्ड ले सकते हो। फिर भी गोल्ड कभी कभी गिरता भी है, गोल्ड का बड़ा कमा चलता है। हाँ, ओवरऑल देखो तो बढ़ता है अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे। लेकिन लैंड का, इस साल लैंड खरीदो, नेक्स्ट ईयर पे जो दाम बढ़ गया है, 100% बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्डिंग का भी बढ़ता है, मैंने लैंड के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग फ्लैट खरीदते हैं ना, तो फ्लैट का भी वैल्यू बढ़ता है, जगह के साथ साथ उसका वैल्यू बढ़ता है। हाँ, भले आप बोलोगे सर बिल्डिंग का क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बट क्योंकि एक सराउंडिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली फ्लैट का दाम भी बढ़ जाता है। जैसे मानो, सिंपल बात है, आज से 15 साल पहले VIP रोड के पास में जो भी फ्लैट खरीदा था, अगर आज खरीदने जाएगा, अगर पुराना फ्लैट भी खरीदने जाएगा, देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ दाम या उससे भी ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस एरिया का जो दाम बढ़ा है ना, उसके चलते। क्योंकि एक कंप्लीट एरिया का, कंप्लीट एरिया मैंने जहां पर आसपास में हर तरह का साधन मिल जाता है, फैसिलिटीज लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके। जैसे न्यू टाउन के अंदर जाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ है, लेकिन फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं है, लोग नहीं रहना चाहता। काफी सारे जगह में न्यू टाउन में फ्लैट तो बन गया, लेकिन लोग वहां पर रहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हर जगह से दूर दूर का सब नाता है, लोकल मार्केट दूर में है, हॉस्पिटल्स दूर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जगह तो है, लेकिन उतना वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहा है। शॉर्ट लेग में लेने जाओ, पुराना घर लेने जाओ, पता लगेगा। पुराना घर लेने जाओ, क्यों शॉर्ट लेग का दाम ज्यादा है? क्योंकि एक तो कंप्लीट फैसिलिटीज है वहां पर। हाँ, नॉन सेलेबल तो क्या, लीज तो ले सकते हो ना बाबा।
तुम सोचो ना, वही दाम तुम दे रहे हो, लेकिन क्यों क्यों? क्योंकि उसका पुराना बिल्डिंग है। हाँ सर, बिल्डिंग पुराना है पर फिर भी तुमको ज्यादा दाम देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एप्रिशिएट होना, ठीक है, एप्रिसिएशन। सर आर्बिट्रेज किसे कहते हैं? सर ये भी ना एक बहुत सुंदर मार्केट का चीज है, एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में बेचना। सर ऐसा कब होता है? और ऐसे फूल लगे हैं। हाँ, यस यू कैन से दैट, ठीक है। बट इसको मार्केट के लैंग्वेज में कभी सुने हो क्या कि हावड़ा मार्केट से फूल लाके केस्टपुर मार्केट में बेचेंगे तो उसे आर्बिट्रेज कहेंगे, या कोलकाता मार्केट से खरीद के पटना मार्केट में बेचेंगे उसको आर्बिट्रेज कहेंगे? दिस इज ऑल्सो आर्बिट्रेज, बट इस आर्बिट्रेज वर्ड का यूज नॉर्मली स्टॉक मार्केट लेवल में किया जाता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर रिलायंस का शेयर प्राइस लिख रहा हूँ, अब इसमें आर्बिट्रेज कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रिलायंस का शेयर, यहाँ पर दो मार्केट है। तो उसके पीछे देखो सर, यहाँ पर दो मार्केट है, एक एनएसई है और एक बीएसई है। देखो तो दाम में फर्क आ रहा है। एक में बीएसई में दाम है 2457.60, एनएसई में दाम है 2457.05, ठीक है। तो किस तरह का खेल चलता है कि एक मार्केट में बाई करो, आर्बिट्रेज का अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर परचेस करके करना पड़ता है। तो इसमें दोनों मार्केट के बीच में एक टाई अप रहता है कि आपको करना क्या होता है। ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, जानते हो ना, वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में एक आर्बिट्रेज फंड होता है, वो भी इसी तरह से पैसा कमाता है मार्केट से। वो क्या करेगा, सस्ता मार्केट में खरीदेगा उसी कंपनी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और फिर उसको महंगा मार्केट में बेच देगा। मैंने जैसे 2457 में खरीदो एनएससी से, और उसी शेयर को बीएसई में बेचो 2000, क्योंकि बीएसई में दाम क्या चल रहा है 2457 से, तो 55 पैसा का आपका प्रॉफिट है। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, गोल्ड के बारे में भी चलता है ये आर्बिट्रेज। इंडियन मार्केट में गोल्ड खरीदना है, इंडियन मार्केट में गोल्ड खरीदना है और सिंगापुर गोल्ड मार्केट में उसको बेचना है, ऐसा भी होता है। उसके लिए यहाँ पर फॉरेक्स का कुछ दिख रहा है क्या? करेंसी है, करेंसी है गोल्ड का, यहाँ पर कमोडिटी का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है एक्चुअली। कुछ अकाउंट ओपन करने से शायद होता। ठीक है, अभी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। आर्बिट्रेज जैसे गोल्ड मार्केट में क्या चलता है कि आप मानो इंडियन मार्केट से गोल्ड फिजिकली, चलो मैं आपको एक रुको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये सब एक एक वर्ड्स ना, इतना डिटेल चीजें हैं, अपने आप को रोकना मुश्किल है सर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, ये देखो सर, यहाँ पर गोल्ड मिलता है। अच्छा, गोल्ड माने जैसे हम लोग पीसी चंद्र ज्वेलर्स में जाके गोल्ड खरीदते हैं, या एमपी ज्वेलर्स में या कल्याण ज्वेलर्स में, ऐसा वाला गोल्ड क्या? नहीं सर, वैसा वाला गोल्ड नहीं है। ये गोल्ड ही है, पर गोल्ड का डिजिटल संस्करण, ठीक है, वैल्यूएबल डिजिटल संस्करण। अच्छा, आजकल डिजिटल गोल्ड ऐसे पेटीएम में भी मिलता है, ठीक है। वो वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग करते हैं, पेटीएम भी डिजिटल गोल्ड बेचता है, बट यहाँ पर वैसा वाला चीज नहीं है, ये ट्रेड होने के लिए। जैसे यहाँ पर गोल्ड का अलग अलग मार्केट है, ये देखो सर, कितना सारा चीजें हैं। देखो गोल्ड, ये देखो आईसीओ एमडीएक्स गोल्ड, ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग आपको और मिलेगा। ये देखो 18,943 इसका इंडेक्स वैल्यू चल रहा है। तो ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। तो ये नॉर्मली इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों चलता है। ये देखो कितना सारा आता है। गोल्ड का भी अलग अलग टाइप्स है, गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड ग्वेना, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर मैक्रो, ठीक है। फिर बेस मेटल में एल्यूमिनियम में ट्रेड होता है, एल्यूमिनियम मिनी में होता है, कॉपर में होता है, लेड में होता है, लेड मिनी में होता है, निकल में, जिंक मिनी में। एनर्जी में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मिनी है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मिनी है। एग्री में कॉटन, कॉटन पाम ऑयल, कपास है, मेंथा ऑयल है। ये सिर्फ प्रोडक्ट में हो गया, इसके अलावा और भी है, मैं आपको आगे आगे ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो मार्केट में चलता रहता है। कोलकाता गोल्ड मार्केट में गोल्ड खरीद के दिल्ली मार्केट में बेचना नॉर्मली एक्सचेंज में होता है, नॉर्मली एक्सचेंज में होता है। जब आप लोग कॉमोडिटी मार्केट सीखोगे तो उसमें एक्चुअली ये सब चीज सिखा जाएगा। कॉमोडिटी के ऊपर स्पेशल पढ़ाई होता है NISM का, ठीक है।
स्पेशली कमोडिटी के ऊपर डिग्री भी लिया जाता है, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस, तो तब आपको इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा सर। फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ क्या होता है, चलता रहता है। ये देखो सर, देख रहे हैं सर, जैसे शेयर मार्केट में चलता है, ये ऑप्शन फ्यूचर है, ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। क्रूड ऑयल, ये देखो गोल्ड, ठीक है, मैं गोल्ड में क्लिक किया, ये देखो सर पूरा चार्ट निकल गया अभी, ठीक है। बीट प्राइस क्या चला, आज प्राइस, ये सब पूरा ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। ये देखो आज कितना दाम चला था, ठीक है, फिर हाईएस्ट कितना गया था, लाइफ टाइम हाईएस्ट कितना गया है अभी तक, जैसे शेयर में होता है, सिमिलरली आपको गोल्ड में दिखा रहा है। अब क्या करना है, नॉर्मल गोल्ड का ट्रेड तो कर सकते हो आप, लेकिन आर्बिट्रेज में क्या करना है, मानो इंडियन मार्केट में गोल्ड खरीद के सिंगापुर मार्केट के एक्सचेंज के साथ टाई अप है, सिंगापुर मार्केट में बेच दिया, ठीक है। इस तरह से आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट चलता है। सबाई बुझते पारছে तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सर? देखो ये तो मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैक्सिमम ये सब कीवर्ड्स है, मैंने कीवर्ड्स इन द सेंस टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी, मैं जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी का एक बेस देने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एसेट के बारे में क्या बताऊं, एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट मींस एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। एसेट में जैसे अकाउंटेंसी में आप लोग जानते हो, करंट एसेट लाइक कैश, डेटर, ये सब अकाउंटिंग टर्म है सर, ठीक है। कैश हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, ये सब करंट एसेट्स होते हैं। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ठीक है, ये सब क्या होता है, करंट एसेट। और क्या होता है सर, फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका मशीनरी, व्हीकल। इंटेंजिबल मैं आपको बोला हूं, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अच्छा देखो, आस्क एंड ऑफर, ठीक है, ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें आस्क ऑफर अभी कमोडिटी मार्केट में दिखा रहा था, ये देखो आस्क प्राइस, बीट प्राइस, दिख रहा है, आस्क प्राइस, बीट प्राइस, माने जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, वो एक्चुअली सेल करने के लिए आस्क प्राइस पूछते हैं कि बोलो भाई मैं, वो हमेशा देखो जो बिड लगा रहा है वो सस्ता दाम लगा रहा है, देखो 62,541, और जो सेल करना चाहते हैं वो दाम क्या लग रहा था, 62,554। तो 554 कितना है, और 541, मैंने कम से कम 13 टका ज्यादा दाम दे रहा है सेलर, और बायर 13 टका कम दाम दे रहा है। यही चलता रहता है मार्केट में, और फिर उसके अंदर एक सेटलमेंट चलता है। सेलर बोलेगा आस्क प्राइस, बायर बोलेगा बिड प्राइस, बिड प्राइस कंपैरेटिवली लो होगा, आस्क प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा, और उसके बीच में मार्केट में डेप्थ देखे हो कभी, मार्केट डेप्थ, शेयर मार्केट में कभी डेप्थ देखे हो? एक सेकंड होल्ड करो, दिखाते हैं। शेयर मार्केट में तो गजब चलता है ये सब चीज। अरे वो लाइक यहाँ बायर्स वाले प्रेजेंट पॉइंट में आते हैं ना, मार्केट जब लाइव चलता है तब एक 20 मार्केट डेप्थ आता है, जिसमें ना सिंगल टाइम में कितना लोग शेयर बाई करना चाहता है और कितना लोग शेयर सेल करना चाहता है और क्या दाम में सेल करना चाहता है, देखें। उसका पूरा डेटा सामने ना एकदम अप एंड डाउन चलता हाँ वो हो जाता है। है। तो वो क्या है, वो बीड आस्क की तो है, ठीक है, दिखाते हैं सर। फोटो शेयर 10 का शेयर लोग कैसे देते हैं। ये देखो सर, शेयर मार्केट में मैंने एक डेमो अकाउंट है उसको ओपन किया आपको दिखाने के लिए। ये देखिए सर, कोई भी एक कंपनी का शेयर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाई का बटन है, सेल का बटन है ना, ये डीमैट अकाउंट है सर, ठीक है। ठीक है सर, ये देखो ये डीमैट अकाउंट है, और इसमें ये देखो एक टॉपिक होता है मार्केट डेप्थ बोल के, किसी किसी अलग ब्रोकिंग फर्म में अलग अलग नाम हो सकता है, बट आप यहाँ पर ना चेक कर सकते हो कि जब मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अभी मार्केट ओपन नहीं है, ये जस्ट क्लोज हो गया है, अभी तो मार्केट खुला नहीं है ना। तो जब मार्केट खुला रहता है ना, ये मार्केट ना पूरा चलता रहता है, ये चलता रहता है, बीड आस्क चलता रहता है। ये देखो बीड माने बायर बीड करता है, और इधर देखो ऑर्डर माने सेलर अपना ऑफर करता है, सेलर ऑफर करता है, ऑफर माने आस्क प्राइस, माने वो कितना तुम खरीदोगे, और ये बोलेगा, सॉरी ये बोलेगा कितना बाय करना है और कितने कम दाम में बाय करना है,
जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है देखो 1465.90 इन्फोसिस का शेयर, और ये देखो बेचना चाहते हैं 1465.90, यहाँ पर लाके मैच हुआ है, ठीक है। तो फिर जिस पॉइंट पे मैच होगा, ये 753 क्वांटिटी बेचना चाहता है, ये 6203 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। तो ऑब्वियसली 6203 जो खरीदना चाहेगा ना, मार्केट में बेचने वाला भी उतना होना चाहिए। तो पहले तो 753 जिसका है वहां से ले लेगा, फिर बाकी लोग जो है ना उससे अगर मिलेगा तभी जाके 6203 क्वांटिटी खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। मैंने पूरा मैचिंग करके चलता है मार्केट, और ये पूरा बीड आस्क पे चलता है, और बीड आस्क का गैप पे डिपेंड करता है कि मार्केट में शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या हो, फ्रैक्शंस पे ये पता लगता है वहां पर। उसमें वॉल्यूम चेक करना पड़ता है, इसी के ऊपर डिपेंड करके वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फिर वॉल्यूम देखते देखते हम लोग आरएसआई चेक करेंगे, एमएसीडी चेक करेंगे, बहुत सारा चीज चेक करना पड़ता है, फिर ट्रेडर को मजा आता है। फिर कैंडल वगैरह है, ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, अब उतना छोड़ो सर, जहां पॉइंट आएगा बोलेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आस्क एंड ऑफर प्राइस, द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी एंड द ऑफर इज हायर देन द बीट। ऑफर हमेशा बीट से यानी बाय से ज्यादा होगा, ठीक है। जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, मैं बोलूंगा जरूर सीखिए, सीखिए, सीखने से बेहतर है, आप लोगों का डेप्थ बढ़ जाएगा। अभी एग्जाम है, एग्जाम के टाइम नहीं बोल रहा हूँ, बट एग्जाम के बाद आप बिल्कुल सीखिए, डिटेल्स में सीखेंगे ना, जिंदगी भर काम आएगा ये सब, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सीखो, कहीं से भी सीखो, पर सीखो। अच्छा, ऑडिट क्या होता है? जैसे हम लोग अकाउंट करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, जैसे सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम इसी कारण है। सीएमए का भी चलता है कॉस्ट ऑडिट, वो भी बड़ा पॉपुलर काम है। जितना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बढ़ता जाएगा, उतना कॉस्ट ऑडिट बढ़ता जाएगा। सीए का तो रोल प्ले बचपन बचपन से नहीं बोले मैंने, स्टार्टिंग से है, फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं सर। ऑडिट का मतलब है चेकिंग, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। अकाउंट में जो अकाउंटेंट कर रहे हैं ना कंपनी के अंदर, वो कुछ एक्यूरेट है कि नहीं, उसको चेक करने का काम होता है ऑडिटर का। टीचर का काम कंपनी के लिए, क्या मैं समझा? कंपनी के लिए टीचर का काम करते हैं। कंपनी के लिए टीचर का काम करते हैं? नहीं, इट्स नॉट लाइक अ टीचर। ऑडिटर इज नॉट लाइक अ टीचर। ऑडिटर, टीचर तो गलती सुधारता है, ऑडिटर नहीं। टीचर तो गलती करोगे तो सुधारेगा ना, लेकिन ऑडिटर सुधारेगा नहीं। वो तुमको हाँ थोड़ा सा सावधानी करेगा, छोटा मोटा गलती ठीक करने के लिए बोलेगा कर लो, ठीक है, क्योंकि हर बात में तो पीछे नहीं लगना चाहिए ना। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सुधरता है ना, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट में बता देगा कि 4 रिपोर्ट होता है। ऑडिटर किसी को सजा भी नहीं सुनाता है कि नहीं आपने ये गलती किया, आपका ये सजा है, नहीं, ऑडिटर सजा भी नहीं सुनाता है। ऑडिटर एक लॉयर की तरह है, दोषी को दोषी करार करेगा, और जो फेयर है, मैंने जो जिसका कोई दोष नहीं है, उसको निर्दोष प्रमाण करे। निर्दोष को निर्दोष करना और दोषी को दोषी साबित करना, ये साबित करना एक ऑडिटर का रोल है। जैसे हम लोग नॉर्मल कोर्ट में देखते हैं, तो ऑडिटर तो कोर्ट में नहीं जाता, वो अकाउंट चेक करने जाता है। आप लोग जाओगे आगे जाके, ये बड़ा काम है, सबसे ज्यादा काम यही होता है ऑडिट करना। हाँ बिल्कुल, ऑडिट का काम सीए में सबको करना है, ऑडिट तो करना ही सर। और सीएस वाले भी करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, रूल्स रेगुलेशन ठीक हो रहे नहीं, उसके लिए भी एक पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी अपने गवर्नेंस के लिए जितना काम है वो कर रहे हैं नहीं, तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो ऑडिट करते हैं, मास्ट है। आजकल तो सेक्रेटरियल ऑडिट इतना पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि सीए वाले लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, और इसीलिए सेक्रेटरियल ऑडिट इतना मैंडेटरी कर रहा है। सीएस को रोल दो, ये नहीं मानेगा वो मानेगा, सबको ही थोड़ी ना, समझ रहे हो सर? अच्छा, बैड डेब्ट क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म है। किसी को भाई सिंपल बात है, उधार दिया पैसा नहीं चुकाया, मैंने सिंपल क्रेडिट में भेजा था, पेमेंट नहीं किया, पैसा मार के चला गया, बैड डेब्ट हो गया, बैड डेटर, बैड डेटर। बैलेंस शीट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हाल हकीकत, ठीक है, बैलेंस शीट, समझते हो? हमारे देश में तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, बहुत पुराना है। जब अकाउंटेंसी नहीं था तब से इंडिया में बैलेंस शीट चलता है, सब सोच में पड़ गए। आप लोग चित्रगुप्त का नाम सुने हो? कौन है चित्रगुप्त?
हमारे यहाँ पर चित्रगुप्त अकाउंटेंट है। चित्रगुप्त जमराज का अकाउंटेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर धरती में जो लोग मनुष्य समाज जी रहे हैं ना, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमारा सीन का और अच्छा काम का, पाप का और पुण्य का हिसाब होता है। अब आप बोलोगे कौन करता है हिसाब? तो हमारे देश में कल्चर है। अब कोई बोलेगा आज तक तो कोई यमराज को देखा नहीं, सर तो मरने के बाद ही दिखता है ना। पता नहीं सच में दिखता है कि नहीं दिखता। पर हिसाब क्या है कि चित्रगुप्त के पास जब जाएंगे, यहाँ से मरने के बाद इस धरती को छोड़ के जब जाएंगे, तो चित्रगुप्त अकाउंटेंट है। एज पर आवर माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं चित्रगुप्त अकाउंटेंट है। तो उसके पास सारा हिसाब किताब है। मैंने वो ना पूरा हमारा एसेट और लाइबिलिटी, मैंने एसेट इक्वल्स टू पुण्य, ठीक है, एसेट इक्वल्स टू पुण्य और लाइबिलिटी इक्वल्स टू पाप, ठीक है। अब उसका विचार करेगा कितना पाप रखे आया है, कितना पुण्य रखे आया है। पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग में देगा, और पाप करोगे तो नरक में डालेगा, ठीक है। और नरक में बोलते कि गरम तेल में तलते हैं, और स्वर्ग में बोलते कि अप्सरा डांस करते हैं, बैठे बैठे फ्रूट्स खाएंगे। पता नहीं सर, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में ना ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अच्छा, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट और एक चीज में है, ये जो हमारा पामिस्ट होता है ना सर, पामिस्ट, कभी किसी को हाथ दिखा है सर? एस्ट्रोलॉजर के पास गए उसे? तो जब जाओगे ना तो आपका बाएं हाथ भी देखता है, दाएं हाथ भी देखता है। तो ये मुझे नहीं पता, वो पामिस्ट से मैं पता किया थोड़ा बहुत। बोलते कि हमारा जैसे लड़का लोग के केस में उसका राइट हैंड इस जन्म का है, लेफ्ट हैंड उस जन्म का है, और लड़की का उल्टा है, ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो। तो क्योंकि अलग नॉलेज का सेगमेंट है और मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन इतना मैं जो सुना उन लोगों से वही बोल रहा हूँ कि बोलते कि ये इस जन्म का है, ये अगले जन्म का है। तो बोलते कि अगले जन्म में अगर मेरे पास कुछ मैंने क्रेडिट है, तो वो इस जन्म में ट्रांसफर होता है। अगर तुमने लास्ट जन्म में कुछ अच्छा किया तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आएगा बैलेंस शीट में। जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर के कैपिटल के साथ ऐड नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में एक पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट चलता है, एज पर हिंदू रिलीजियन में बोलते हैं पुनर्जन्म चलता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा गाना है सर, इसका शंकराचार्य का, आदि गुरु शंकराचार्य का, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जन्म दिया था, जिन्होंने एक्चुअली चार धाम का पुनर् एस्टेब्लिश किया था, जानते हो? पूरी पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में मैथमेटिकली, ऊपर एकदम आपका केदार, ठीक है, नीचे रामेश्वरम, इधर पुरी, ईस्ट में पुरी, और वेस्ट में नहीं, सोमनाथ नहीं, सोमनाथ तो सोमनाथ नहीं है वो, ये कृष्ण जी का बोलना उसका, नहीं नहीं, वृंदावन समुंदर के किनारे ही है। उसको क्या बोलते हैं? अरे नाम बोलो ना। केदारनाथ, पुरी, रामेश्वरम, और नहीं, एकदम मैंने कृष्ण जी का, वो कृष्ण भगवान वहां पर राज करते थे। हाँ बोलो, कोई ऑनलाइन का बोल रहा है, बोलो सर। हाँ सर, नहीं नहीं, ये और कुछ ना, ये केरला साइड है, गुजरात में वेस्ट गुजरात सुनना भी है। सोमनाथ मंदिर है, बट सोमनाथ के बगल में, मतलब जो धाम है, सोमनाथ इज नॉट धाम। सोमनाथ को अलग कारण से बनाया गया, वो शिव जी का अलग रीजन। अरे चलो भूल रहा हूँ बेसिकली, वो कृष्ण भगवान का जगह है, इतना मुझे पता है, वहां पर राज करते थे कृष्ण भगवान, जगह का नाम जो भी हो। तो वो चार धाम है, तो उसका एक बहुत सुंदर से, हाँ बोल वृंदावन और बोल। गोकुल। नहीं रे बाबा, वृंदावन सेंट्रल में, वृंदावन धाम अलग है, चार धाम के अंदर नहीं पड़ता है। इधर है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। चार धाम लिखोगे दिखा देगा। चार, हाँ, द्वारिका, कहाँ बोला? एक सेकंड होल्ड करना, पानी वाला है थोड़ा सा, एक सेकंड होल्ड करो सर। मैं होल्ड करो, मैंने, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं भी आता हूँ।
तो ये भी नहीं नाम आने को नहीं कितना से कौन बात कर से और इसे चार मिनट सब तक भी दे बस आज ही नहीं तो ये क्या हो रहा है जो करना है वो क्या क्या बात है इसका कैसे हो सकता है अरे सब है ना Ambil nama buat test, ada siapa pun test sudah test. Yes, ya ambil dulu. Baru pun boleh test lagi. Ini boleh lagi. Tapi belum tahu lagi. Sempre. Masa estudié eso. Belum sunat sih. Itu harus tahu. Saya ini Halo. Pada siapa sih? Ini saya kalau saya wis. Answer will apa? Tidak nak bisa actually atau saya ingin dia pun tak boleh sebut apa. Pada usia
Raising the business. Keeping the business. And our is the election. কথা বলছি सब कहाँ चले गए तुम लोग? आवाज আসছে আমার? यस सर। ओके सर, सॉरी सर, थोड़ा पानी वाला आ गया था, कोई नहीं था इस टाइम। ओके सर, ओके चलो लास्ट कुछ पॉइंट थोड़ा फटाफट देख। अच्छा, तो इधर हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों को पता है अकाउंटेंसी में। अच्छा, बॉन्ड। सर बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है? ये एक तरह का लोन होता है। कंपनी पब्लिक से जैसे शेयर के थ्रू से भी पैसा लेता है, वैसा बॉन्ड के थ्रू से भी पैसा लेता है। बांग्लाते बॉन्ड के बोले ऋण पत्र। ऋण पत्र, ऋण माने लोन, इन सिंपल कहो तो लोन पेपर। ठीक है, मैंने आपको एक बॉन्ड में साइन कराता है, आप कंपनी को पैसा देते हो, कंपनी भी आपके बॉन्ड पे साइन करता है और आपको बोलता है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आपको इतना पैसा रिटर्न करेगा। हाँ, जैसे मानो मार्केट में ट्रेड भी होता है। इवन जैसे मानो आप अगर देखोगे ना यहाँ पर जीरोधा, हाँ, अरे मुझे जहां पर जल्दी में मिल जाता है मैं वहां से दिखाता हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये देखो सर, इक्विटी है, डेब्ट है, इक्विटी डेब्ट, ये देखो सर, इक्विटी डेब्ट, ये डेब्ट के अंदर पड़ जाता है आपका बॉन्ड। ठीक है, ये देखो, ये तो फंड हो गया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये देखो, देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देख रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर लॉगिन नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आपको मैं एनएसई के साइट्स पे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, खुश सर? जीरोधा नहीं दिखा रहा, चलो जीरोधा में बोर हो गया मैंने। क्या तुम लोग, मैं यहाँ पर कंपनी का डिटेल्स दे रहा हूँ, जस्ट मैं जिसके लिए जहां जाने से जल्दी में मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, ये देखो यहाँ पर मार्केट वॉच में मार्केट डेटा के अंदर जैसे इक्विटी भी बिकता है, ये देखो यहाँ पर कैटेगरी देख रहे हैं सर, कैटेगरी में देखो बॉन्ड, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बॉन्ड एंड नॉर्मल बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है। जैसे ये देखो बॉन्ड का दाम देखो, ये रिसेंटली मेरा इंटर एंड फाइनल के क्लास में इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या चल रहा है देखो, इसी का कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या सीखना पड़ता है, कंपनी आपको ना इंटरेस्ट देता है, जैसे कोई 8.42 कूपन रेट, 8.50 कूपन रेट, 9.60 कूपन रेट, 8.71 कूपन रेट। कूपन रेट से क्या पता चलता है कंपनी कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको। ठीक है, और ये फेस वैल्यू है 1000। ठीक है, अभी मार्केट में चल रहा है 1021, माने फेस वैल्यू कम से कम 1000 टका होता है। अब मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा होने से उसका फेस वैल्यू बढ़ जाता है, ट्रेड वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है, मैंने बेसिकली क्या है,
अजय देखो कब इसका एक्सपायरी डेट देखो, किसी का 2031 में, किसी का 2028 में। 8.42% रिटर्न हमको इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। यस सर, 1000 का 8% हिसाब लगा लो जितना है। अब आप जितना पैसा भरोगे, 1 लाख भरोगे तो 1 लाख का 8.42, 1 लाख का 9.75, बैंक से थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लोन, आप कंपनी को देते हो, वो आपको बिजनेस करके रिटर्न करेगा, लेकिन नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपका फंसता है, 4 साल 5 साल। गवर्नमेंट कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी में, जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आरईसीएलटीडी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआईएचएफएल, ये आपका प्राइवेट है, एनएचएआई गवर्नमेंट है, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आईआरएफसी सरकारी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआईएफएल प्राइवेट है, हार्टको गवर्नमेंट है, ईसीएल फाइनेंस प्राइवेट है, ठीक है, फिर आपका पीईएल प्राइवेट है, आईएफसीआई मोस्ट वाली प्राइवेट है। तो इस तरह से इंडिग्रेट प्राइवेट है, इंडिया बुल हाउसिंग प्राइवेट है। तो मिला जुला के है, आप देखोगे कि जहां पर रिस्क थोड़ा हाई होता है, रेटिंग कम हो जाएगा, और रेटिंग कम होने से रेट बढ़ जाएगा, कूपन। और जहां रिस्क थोड़ा कम है, रेटिंग हाई होगा और रिटर्न अमाउंट, कूपन अमाउंट कम हो जाएगा, माने इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें जो म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा लगाते नहीं है, और म्यूचुअल फंड वाले आपको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फंड चिल्लाते हैं, थोड़ा इक्विटी में डालो, थोड़ा डेब्ट में डालो, ये डेब्ट में पैसा लगाने का यही जगह है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल भी है, सेफ भी है, कंपैरेटिवली इक्विटी फ्लक्चुएट करता है, ये उतना फ्लक्चुएट नहीं करता, ऑलमोस्ट फिक्स रेट में होता है। इक्विटी फ्लक्चुएट करेगा, पता नहीं, कभी मार्केट अच्छा जाए, निफ्टी अच्छा जाए, कभी मार्केट खराब जाए तो फिर पूरा गया। लेकिन डेब्ट मार्केट ऐसा नहीं होता है, फिक्स रहते हैं, आपको एक गारंटीड रिटर्न देता है। बहुत बड़ा मार्केट है सर, मार्केट इज वेरी बिग, इसलिए इसको कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू माने बेसिकली आपका अकाउंटिंग वैल्यू को ही बुक वैल्यू बोलते हैं। जो आपका टोटल एसेट है minus total liability means book value of shareholders equity. Book value also means the value of an asset as recorded in the company's books or financial report. Book value is often different from true value. It may be more or less. किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन करो, आपको ना बुक वैल्यू दिखेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलायंस, मनी कंट्रोल में जाओ, यहाँ पर जाके थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो, यहाँ पर आपको बुक वैल्यू दिखेगा, दिख रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू के हिसाब से रिलायंस का शेयर का दाम होना चाहिए 12 से 13 टका, 1230, लेकिन मार्केट में कितना चल रहा है, 245 से। समझे कि नहीं, समझ में आया? तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके बुक वैल्यू शेयर होल्डर इक्विटी मिलता है। लेकिन तो उसमें जो मिलता है उसके साथ मार्केट ज्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट में उस शेयर का वैल्यूएशन के ऊपर। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट उस सिचुएशंस को बोलते हैं जिस पॉइंट में कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस में पहुंचे। मानो आपने 1 लाख टका लगा के बिजनेस में आया, और 1 लाख रुपया मार्केट से वापस पाने में जितना समय लगता है, जब आप ये 1 लाख एक्चुअली कमा लोगे तो वो आपका ब्रेक इवन। मानो आज 1 लाख इन्वेस्ट किया, और इसको पाते पाते, यानी 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ये 1 लाख को वापस पाते तुमको 1 ईयर लग गया, ठीक है। तो जिस टाइम पे तुम 1 लाख वापस पाओगे तो समझना कि तुमको ब्रेक इवन हुआ, उसके बाद से तुम्हारा बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो। उससे पहले तुम ब्रेक इवन के नीचे ही हो, और 1 लाख लगा के तुमको 90,000 मिला तो अभी भी ब्रेक इवन नहीं किया। जिस दिन 1 लाख मिल जाएगा इक्वल में आ गए, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट, उसके पार जाओगे तो प्रॉफिट दिखेगा। समझे सर? बजट, हर बिजनेस को बजट बना के चलना पड़ता है। अच्छा, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मैं बोला ना, जब आप लोग नेक्स्ट स्टेज में आओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन सीखोगे, कॉस्टिंग में एज वेल एज फाइनेंस में। बजट के ऊपर तो पूरा चैप्टर है सर, कॉस्टिंग में पूरा बजट के ऊपर चैप्टर है, मास्टर बजट सीखना पड़ता है।
बहुत इंटरेस्टिंग है। बजट इज डिटेल्ड प्लान ऑफ फ्यूचर यूजुअली एक्सप्लेन फॉर्मल क्वालिटेटिव टर्म्स। एक पूरा फ्यूचर पूरा प्लान करके कि ये मेरे पास इतना बिजनेस है, मेरे इतना पैसा डालना है, तो मेरा बजट क्या होगा। एक टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ्स बजट, 3 मंथ्स बजट, 1 ईयर बजट बनाना सिखाया जाएगा। हर बिजनेस करते हैं। बीआर, मार्केट में बीआर का मतलब क्या? जंगल में बीआर का मतलब भालू होता है, मार्केट में बीआर का मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो उसे बुल कहते हैं, और जब शेयर मार्केट गिरता है तो उसे बीआर बोलते हैं। ये देखो सर, रिलायंस के शेयर में, ये जस्ट एक शेयर से ही मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों को पता है। ये देखो, जब जब ये शेयर गिरा है ना, दिस इज द बीयर मार्केट। ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बियर अपना मुंह नीचे करके चलता है। बियर का जो एटीट्यूड है उससे, कैरेक्टर से इसको लिखा गया। मार्केट का मुंह जब नीचे की तरफ तो उसको बियरिश मार्केट बोलेंगे। मैंने मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, लोग सेल करता है शेयर, मैंने पहले जो होल्ड किया था वो सिर्फ सेलर बन जाएगा और मार्केट में शेयर का दाम गिर जाएगा। और जब इसका सेंटीमेंट बढ़ता है तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं। जैसे ये देखो, बुल मार्केट, बुल माने साठ, साठ देखे हो सर? साठ एकदम सर ऊंचा के, सिंग ऊंचा के चलता है ना, सामने कौन आता है डिपेंड नहीं करता है। देखा हो कभी साठ को? इसको बुल मार्केट कहते हैं, इसे बियर मार्केट कहते हैं। ये मार्केट में लोगों ने नाम दिया और ये प्रैक्टिस हो गया। अब टाइगर और लायन भी दे सकता था पर उनको लगा नहीं दिए, उनको बुल और बियर को ज्यादा सुटेबल लगा, इसलिए नाम ऐसा पड़ा। मैं कोई बोलेगा सर बुल बियर क्यों, हम लायन कहेंगे, हम टाइगर कहेंगे। आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये मार्केट प्रैक्टिस है, इस तरह से नाम पड़ा है सर। तो बियर हो गया, ठीक है। बॉम्बे पे जाओगे ना कभी, दलाल स्ट्रीट जाना, वहां पर ऐसे बियर का ओरिजिनल इमेज मिल जाएगा। दलाल स्ट्रीट बोल के बॉम्बे में एक बड़ा मेरिन ड्राइव से एक रास्ता अंदर घुसता है, वहां पर दलाल स्ट्रीट है। बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है, मैंने मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पर तुमको ना ये सब बियर का एक मिलेगा। बेस प्राइस, बेस प्राइस क्या होता है? दिस इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे which is used to determine the day minimum, maximum and operational range for the day। यानी हर चीज का ना एक बेस प्राइस होता है जहां से मार्केट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट होगा उस पॉइंट पे बेस प्राइस है। या फिर किसी भी एसेट का एक स्टार्टिंग लेवल में एक प्राइस होता है, फ्लोर प्राइस भी कहते हैं, बेस प्राइस भी कहते हैं। हाँ, मैंने एक बेस दाम दे देगा, उसके बाद दाम अप होता है। बास्केट ट्रेडिंग, basket trading is a facility by which investors are in position to buy or sell 30 scrips of Sensex in the proportion of current weight in the Sensex in one go। Sensex में होता है ज्यादातर, एक साथ 30 स्टॉक का एक स्क्रिप बना देगा और उसी में आपको बाय या सेल करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो ट्रेडिंग बोल सकते हो आप, ऑल्सो नोन एज बास्केट ट्रेडिंग। मैंने एक बास्केट में जैसे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स नहीं होता, वैसे एक बास्केट के अंदर सेंसेक्स का, सेंसेक्स माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होते हैं उसको सेंसेक्स कहते हैं। हमारे देश में 2 इंडेक्स चलता है, एक सेंसेक्स एक निफ्टी। एनएससी कंपनी जो होता है वो निफ्टी बनाता है और बीएससी कंपनी जो होता है वो सेंसेक्स होता है। बीएससी में देश का 50 कंपनी का टॉप 50 कंपनी का डिटेल्स दिया गया और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी का डिटेल्स दिया। तो सर वो टॉप 50 होता है वो मार्केट कैपिटल, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से। जिसका मार्केट कैपिटल जितना ज्यादा होता है उस हिसाब से है, लेकिन मार्केट कैपिटल का भी एक हिसाब है, वेटेज होता है कि वो ट्रेडिंग करने के लिए कितना शेयर को मार्केट को दे रहा है। उसको बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल, यानी कितना शेयर मार्केट में ट्रेडेबल हालत में, जिसका आउटस्टैंडिंग शेयर जितना ट्रेडेबल होगा उसका वेटेज उतना ज्यादा होगा। रैंकिंग उस तरह से नहीं होता है कि आपको जैसे, चलो मैं समझ गया बात, मैं समझ गया इसका क्वेश्चन समझ गया। मतलब कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ना? हाँ, मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो जगह मिलता है उसको, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1 2 करके रैंकिंग है, रैंकिंग नहीं है, वेटेज होता है। हाँ हाँ, मैंने किसी का मार्केट कैपिटल अगर कम भी होगा तो भी, मैंने जैसे नंबर 1 मार्केट कैपिटल रिलायंस का है, बट रिलायंस का मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है,
टॉप 50 के अंदर वो आता है, टॉप 15 नाम है, ठीक है। वेटेज में आईटीसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा अगर उसका मार्केट खराब जाता है ना तो मार्केट गिरता है, वेटेज के ऊपर होता है। मैंने एक कम मैं वही लिस्ट ढूंढ रहा हूँ, निफ्टी 50 का लिस्ट, नहीं यही वाला मिल गया सर। ये देखो सर, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी का लिस्ट पूरा दिया हुआ है, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, एनटीपीसी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर का हिसाब है जिसपे 50 ही है यहाँ पे, ये देखो निफ्टी 50। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर जिसका वेटेज ज्यादा है, अगर वो किसी दिन बढ़ता है या गिरता है, अगर निफ्टी 50 में जिसका वेटेज, जैसे आईटीसी का वेटेज बहुत हाई रहता है, टीसीएस का वेटेज हाई रहता है, ये सब कंपनी अकेला भी कभी कभी निफ्टी 50 को उठा सकता है। वेटेज माने टोटल परसेंटेज में कितना शेयर आउटस्टैंडिंग है शेयर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आउटस्टैंडिंग माने जो मार्केट में ट्रेडेबल हालत में, लोगों के होल्डिंग में नहीं, ट्रेड होगा मतलब मार्केट में खुला है, कभी ये ले रहा है कभी वो ले रहा है, कभी ये ले रहा है कभी वो ले रहा है। थोड़ा फ्यूचर मार्केट में है, ऑप्शन मार्केट में है, नॉर्मल मार्केट में है। मार्केट पढ़ोगे ना सर तो क्लैरिटी मिलेगा। शेयर मार्केट के अंदर का बात को समझना है तो ये सब चीजें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बीआर मार्केट मैंने बोला, बदला बदला बोल के एक कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में, जैसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। Badla involves carrying forward a transaction from one settlement period to the next. Carry forward is done at the making a price, which is usually the closing price of the last day of the settlement. A Badla transaction attracts the following payment and charges. जैसे इसमें मार्जिन मनी होता है स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड कॉन्टेगो, और बदला चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में चलता है। Carry forward of transaction from one settlement period to the next without affecting delivery of payment. मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, ये जो मार्केट है ना, ये डिटेल्स कॉन्सेप्ट है बदला। इसको जैसे एक टर्म्स यूज किया यहाँ पर, क्या नाम दिया है सर, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट माने आप जैसे फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होते हैं जानते हो सर, आप आज कुछ ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड एक सर्टेन एक्सपायरी के अंदर उसको खत्म करना। तो कभी अगर एक एक्सपायरी, जैसे मानो 7 डे एक्सपायरी होता है, 30 डेज एक्सपायरी होता है। जैसे मानो आज अगर मैं ट्रेड में आता हूँ और इसका एक्सपायरी डेट मानो 25 तारीख को है, तो 25 तारीख के अंदर शेयर का जो भी हालत होगा उसके हिसाब से मेरा ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, करंट ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो तब ये बहुत बदला टर्म यूज होता है। इसका यूज अभी जब तक करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो डिटेल्स पढ़ाया जाता है ना, उस टाइम पे ये बताने में मेरे को थोड़ा सुविधा होता है। फिलहाल आप लोग इसका टर्म्स को कान में रखो कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। यानी ना तो इसमें पेमेंट इफेक्ट करेगा ना तो इसमें डिलीवरी इफेक्ट करेगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा चीज दिखाने से आपको सुविधा होगा। मैं बोला ना सर कि सुनने में लग रहा है कि कुछ टर्म्स है, बट एक एक टर्म एक एक टॉपिक है एक्चुअली। ये देखो, मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, ठीक है। होम पे जाके एनएससी के साइड में हूँ सर, डेरिवेटिव में जाता हूँ। डेरिवेटिव में जाके ये देखो, देख रहे हैं एक्सपायरी डेट दिख रहा है। आप किस स्टॉक में करना चाहोगे तो स्टॉक मिलेगा, ठीक है। जैसे मानो कोई बोलेगा नहीं मैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक में करूंगा तो उसके ऊपर भी होता है। लेकिन फिलहाल आपको जैसे निफ्टी में, ठीक है, एक्सपायरी डेट है 7 दिसंबर। आज एक्सपायरी, आज थर्सडे है ना, आज एक्सपायरी था, आज नियरेस्ट एक्सपायरी था। अब कोई बोलेगा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये देखो नेक्स्ट डेट है 13 दिसंबर, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट थर्सडे, मैंने इस तरह से चलता जाएगा। तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो एक्सपायरी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसी को यहाँ पर बदला कॉन्सेप्ट में यूज किया था। आगे जानेंगे सर, जब फ्यूचर ऑप्शन पढ़ोगे ना तो और क्लैरिटी से मैं बता दूंगा। ब्लू चिप्स बने हाई मार्केट कैपिटल, जिसका उसको ब्लू चिप्स बोलते हैं। हाई मार्केट कैपिटल, जैसे टॉप कंपनी जो होता है ना निफ्टी 50 वाला, उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। Blue chip share of large, well-established and financially sound companies. Impressive record of earning and dividends. Generally blue chip shares provided low to moderate current rate. यानी इनका ग्रोथ कम होता है पर पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम रहता है। जो लोग नया नया शेयर मार्केट में आते हैं उनको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करो, पैसा डूबने का चांसेस कम है। बीटा भी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होता है सर, ये भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट स्टॉक मार्केट में बीटा के थ्रू से सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक पता चलता है। सेंसिटिविटी यानी कौन सा स्टॉक कितना मूव कर सकता है, उसका आइडिया लग जाता है बीटा से। ये इट्स रियली अ मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ते ना
बीटा गामा थीटा नहीं पढ़ते, वही बीटा है। स्टॉक का सेंसिटिविटी चेक करते हैं। बीट ऑलरेडी बताया, ब्रोकर ब्रोकरेज फर्म पता है, बुल मार्केट पता है, बिजनेस डे मैंने एनी बिजनेस डे सर, मंडे टू फ्राइडे। बोनस पता है आपको, बोनस क्या होता है? कंपनी बोनस शेयर देता है, समझ रहे हो सर? कंपनी बोनस शेयर देता है, मैंने आपके पास 10 शेयर है, कंपनी बोलेगा 10 के बदले 1 शेयर दिया जाए। जैसे रिसेंटली मुझे मिला है, मेरे पास रिलायंस का शेयर था, तो मेरे को रिलायंस ने बोनस दिया, एक्चुअली वो बोनस नहीं दिया, जियो फाइनेंशियल का शेयर मेरा जितना रिलायंस था उतना जियो मिला मुझे, जियो फाइनेंस। इसमें हाँ इसमें हाँ, बेस प्राइस में 101 टका में मिला, अभी शायद 250 चल रहा है। समझ रहे हो सर? जितना था उतना मिला। तो ये तो फिर भी शेयर के बदले शेयर मिला। कभी क्या कहते मतलब एक शेयर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अलग हुआ है इसलिए मिला। लेकिन कभी कई बार क्या होता है कि आपके पास कंपनी का ऑलरेडी शेयर है, कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करके क्या करते हैं, आपको और एक्स्ट्रा कर देता है। इसको बोलते हैं नॉन कैश डिविडेंड टाइप का, माने कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड ना देके आपको बोनस शेयर दे दी। इसके पीछे बहुत सारा रीजन चलता है, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, मैं भी बताऊंगा, मैम भी बताएंगे, इसके पीछे कैलकुलेशन है। कंपनी का वैल्यूएशन चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपनी बोनस दे देता है। यही सब है सर, एक बार ना फिर भी गो थ्रू करना। जैसे यहाँ पे देखो, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन देख रहे हो सर? कॉल ऑप्शंस, कॉल है, पुट है, कैपिटल बजटिंग है। कॉल क्या है, थोड़ा सा कॉल के बारे में बता देते हैं। इसका लग रहा है और एक दिन बताना पड़ेगा मुझे। ये देखो यहाँ पर देख पा रहे सर, ये देखो कॉल देख रहे हैं। ये देखो पुट, एक ऑप्शन चेन होता है। सब स्टॉक मार्केट का है, जो भी बात मैं कर रहा हूँ सारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। ये देखो सर, स्टॉक मार्केट में जो एक्चुअल में ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है ना सर, वो ऑप्शन मार्केट में ही कमाया जाता है ज्यादातर केस। ऑप्शन ट्रेडिंग ही होता है सर। कॉल भी एक तरह का प्रोडक्ट है, पुट भी एक तरह का होता है। जब कोई शेयर ग्रो करता है तो लोग कॉल बाय करते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा तो कॉल बाय करो, जब आपको लगेगा कि शेयर का दाम गिरेगा तो कॉल को सेल करो, जब आपको लगता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा तो पुट सेल करो, जब आपको लगेगा कि शेयर का दाम गिर जाएगा तो पुट को बाय करो। ये मार्केट के पैसा और इस पे शेयर का दाम नहीं देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। ये देखो, शेयर का दाम तो जैसे निफ्टी का दाम तो बहुत है। अच्छा, अब शेयर ले लो, यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करो, अदानी एंटरप्राइज ले लो। अदानी का एक शेयर का दाम चल रहा है 2892, ठीक है, लेकिन आप शेयर का दाम देके ट्रेड नहीं करोगे, आप ट्रेड करोगे प्रीमियम देके। जैसे इसको बोलते हैं स्ट्राइक, देख रहे हो सर? स्ट्राइक प्राइस है, इसी स्ट्राइक के ऊपर बेस करके आपको ये एक देखो, एक पीला जोन एक एरिया है, इसको हल्का पेल पीएल मैंने क्या बोलते हैं, पेल येलो है, और एक व्हाइट जोन है। ये जो येलो जोन होता है इसको आईटीएम कहते हैं, इन दी मनी, आईटीएम, इन दी मनी, ठीक है। अब देखो मैं समझा नहीं सकता, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है, मैंने वो अलग ही लेवल का डिस्कशन हो जाएगा। और ये जो व्हाइट जोन है इसको कहते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और ये जो जिस जो दाम मार्केट के आसपास है ना, मैंने मार्केट में अदानी एंटरप्राइज का दाम 2892 चल रहा है, और ये जो 2900 स्ट्राइक है ना सर, इसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। अब ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, मानो आपको एक लॉट शेयर लेना है, तो आपको लॉट लेना पड़ेगा। जैसे देखो, ये दो शेयर का दाम तो 2800 है सर, लेकिन आप 2800 करके नहीं दोगे, प्रीमियम में। मानो आपको लगता है कि एक एटीएम खरीदना है, तो 197 प्रीमियम चल रहा है। जितना आईटीएम बढ़ता जाएगा, मैंने स्ट्राइक अगर आप इधर चूज करोगे, आईटीएम बढ़ता जाएगा तो प्रीमियम वैल्यू बढ़ता रहता है, और जितना ओटीएम में आओगे तो प्रीमियम वैल्यू कमता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कम है वो ले लो, रीजन है ओटीएम कब लेना है, आईटीएम कब लेना है, और एटीएम कब लेना है। तो लोग जैसे मानो 50 लॉट का दाम है, एक लॉट में 50 शेयर होता है, लॉट खरीदना पड़ता है, 1 लॉट इक्वल्स टू 50 शेयर।
तो 50 इंटू 197 करके लेना है। अभी कुछ पता नहीं चला, एक्चुअल में कुछ पता नहीं चला, मैं तो जस्ट एक तो मैंने ऐसे पता चला यही हम सोचते कैसे ये पूरा मार्केट में जो पैसा का फ्लो होता है ना, इसी मार्केट के थ्रू से होता है। वही तो देखते हैं एक दिन 1 लाख 8 लाख ठीक है, ये सीख जाओगे ना, पूरा कैलकुलेशन है और पूरा मार्केट एनालिसिस है। ज्यादातर लोग हाँ सीए को ही तो ज्यादा समझ आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को ही तो ज्यादा समझ आता है कैलकुलेशंस, बाकी लोग तो सर सिर्फ हवा खेलता है। कितना लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट करने के बाद कोलकाता में, मुंबई में, गुजरात में देखोगे ना, सब छोड़ छाड़ के यही कर रहा है, फुल टाइम अपना फार्म भी ओपन कर दिया। जाओ गुजरात में, जाओ कोलकाता में भी, चांदनी चौक एरिया में जाओ, ढेर लगा हुआ है। बाकी अपना अपना इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से प्रोफेशन को देखता है, क्योंकि सीए का क्या है ना, सीए सीएमए का क्या है ना, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, इसीलिए तो इतना इज्जत है सर, ऐसे ही थोड़ी इज्जत मिलता है पैसा कमाने का। इसीलिए तो कोई बोलता है कि सीए बन भी नहीं पाता है ना, उसको इतना नॉलेज हो जाता है ना चीजों के बारे में, बाकी लोग ना तब भी घास छीलता रहता है जब इसको पता है कि भाई क्या करने से 2-4 पैसा और आ जाएगा। जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ये दिया हुआ है आप लोगों को, सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। आप लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ, आप लोग ना घर पे कुछ पॉइंट और एक बार रीड करो, समझ में नहीं आएगा ना, मैं नेक्स्ट क्लास में और एक बार सैटरडे वाले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, प्लीज सारा का सारा कीवर्ड्स, मैंने इसको क्या बोलेंगे, इसको कीवर्ड्स ही बोल लेते हैं, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सारा का सारा मार्केटिंग वाला भी एक बार पढ़ गया। सर सारी क्लास में कंप्लीट सैटरडे लगा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड से मिल गया, स्टैंडर्ड्स तो हो गया सर, और क्या है? बाकी है थोड़ा सा क्या बात? सर ये मुझे अच्छा ठीक है, बता दो। ओके सर, ये घर पे पढ़ के आओ, जो भी डाउट रहेगा मुझे पूछो, लेकिन पढ़ के आओ, गो थ्रू करके। ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है कि क्या चीज है? ठीक है, एक बार गो थ्रू करके आओ, जिस पॉइंट में भी लगेगा सर इसका मतलब समझा दो, मैं सबको बैठा के समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज एक बार गो थ्रू करो। आज मैं इतना ही रखता हूँ। ए बाय सर। हाँ तनु बोलो।